हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है हरपाल सिंह। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान WRD JN सिविल 2013 का डिग्री का क्वेश्चन पेपर, जिसका एग्जाम 12 जनवरी 2014 को लिया गया था। इस पेपर में सिविल के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनको हम इन डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे और ये सिविल के बाकी एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इस पेपर में राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं और टेक्निकल सिविल के 80 क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे टेक्निकल सिविल के 80 क्वेश्चंस, उसके बाद हम राजस्थान जीके के बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। द रॉ ब्रिक्स श्रिंक्स ड्यूरिंग ड्राइंग एंड वार्प ड्यूरिंग बर्निंग बिकॉज ऑफ। क्वेश्चन के अंदर हमसे ब्रिक्स के बारे में पूछा गया है कि रॉ ब्रिक्स के अंदर श्रिंकेज हो जाएगा ड्यूरिंग ड्राइंग और वार्पिंग हो जाएगी ड्यूरिंग बर्निंग। तो इसका कारण क्या है? ऑप्शंस में दिए गए हैं। लेस लाइम इन ब्रिक अर्थ, लेस सिलिका एंड एक्सेस मैग्नीशिया इन ब्रिक अर्थ, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इन ब्रिक अर्थ, एल्कलीज इन ब्रिक अर्थ। देखिए, रॉ ब्रिक्स के अंदर जो श्रिंकेज और वार्पिंग होती है ड्यूरिंग ड्राइंग एंड बर्निंग, उसका मेन कारण होता है एल्यूमिना। देखिए, गुड क्वालिटी ब्रिक्स के अंदर जो एल्यूमिना की परसेंटेज होती है वो होती है 20 to 30%। जो ब्रिक्स के अंदर एल्यूमिना होता है वो ब्रिक्स को प्लास्टिसिटी प्रदान करता है। इट इम्पार्ट्स प्लास्टिसिटी, जो कि हेल्प करता है ब्रिक की मोल्डिंग के अंदर। अगर एल्यूमिना एक्सेस के अंदर हो ब्रिक्स के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि रॉ ब्रिक्स के अंदर श्रिंकेज एंड वार्पिंग होनी शुरू हो जाएगी ड्यूरिंग ड्राइंग, और जब उसको बर्न करेंगे तो जो ब्रिक है इट बिकम्स टू हार्ड। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना एंड सिलिका इन ब्रिक अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल यूज टू प्रोटेक्ट स्टोन्स इन इंडस्ट्रियल टाउन्स इज। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इंडस्ट्रियल टाउन्स के अंदर स्टोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, H2SO4 या फिर कास्टिक एल्कलीज। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बेरियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है टू प्रोटेक्ट द स्टोन्स इन इंडस्ट्रियल टाउन्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे नोट्स के बारे में पूछा गया है। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स डिफेक्ट्स होते हैं टिम्बर के अंदर। जब किसी ट्री की ब्रांच को इस तरह से यहाँ से काट दिया जाता है, तो इस काटे हुए पोर्शन के ऊपर यहाँ पर इस तरह से एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो ये डिफेक्ट टिम्बर के अंदर विजिबल होता है, इसी को ही हम नोट बोलते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसकी वजह से जो टिम्बर की टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। ऑप्शंस में दिए गए हैं। अलोंग द ग्रेन, अक्रॉस द ग्रेन, टेंजेंशियल टू द ग्रेन या फिर नन ऑफ दीज। देखिए, नोट्स की वजह से टिम्बर की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है अलोंग द ग्रेन्स, उस पर ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अक्रॉस द ग्रेन उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्रॉस द ग्रेन नोट्स रिड्यूसेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द वुड। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रोड्यूस लो हीट सीमेंट इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस द कंपाउंड। देखिए, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमें एक लो हीट सीमेंट अगर बनाना है तो उसके लिए ऑप्शंस में दिए गए चारों ऑप्शंस में से कौन से कंपाउंड का जो परसेंटेज है उसको कम करना पड़ेगा। ऑप्शंस में दिए गए हैं C4AF, C3S, C2S या फिर C3A। देखिए, ऑप्शन के अंदर जो हमें चार कंपाउंड दिए गए हैं इनको बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए। जो C3S होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसको एलाइट भी बोलते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो C2S होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसको बेलाइट बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, इसको सेलाइट बोलते हैं, और C4AF टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, इसको फेलाइट भी बोलते हैं। तो ये चारों नाम भी हमें ध्यान रखने हैं। देखिए, इसके परसेंटेज भी हमें पता होना चाहिए। जो C3S होता है इसका सीमेंट के अंदर नॉर्मली परसेंटेज जो वेरी करता है 30 to 50%, तो ये हमें ध्यान रखना है। C2S का परसेंटेज 20 to 45% रहता है। C3A का परसेंटेज 8 to 12% रहता है, और जो C4AF होता है इसका परसेंटेज 6 से 10% के बीच में वेरी करता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, तो वो होता है C3S। 2 नंबर पे आता है C2S। देखिए, जो C3S होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट की अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि जो स्टार्टिंग के 28 डेज के अंदर जो सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ आती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है C3S। सीमेंट के अंदर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो सीमेंट गेन करता है, यानी कि जो 1 साल के बाद जो स्ट्रेंथ जो उसके अंदर आती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है C2S। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो C3A होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेट। सीमेंट के अंदर पानी मिलाते ही 5 मिनट के अंदर एक फॉल्स सेटिंग हो जाती है सीमेंट के अंदर, जिसको फ्लैश सेट बोलते हैं। और जो C3A होता है इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है ये मैक्सिमम होती है इन चारों में, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए, जो C4A होता है इसका जो स्ट्रेंथ के अंदर जो कंट्रीब्यूशन होता है ये मिनिमम होता है इन चारों के अंदर, तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। जो रेट ऑफ हाइड्रेशन होती है C4AF की वो मैक्सिमम होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए, इन दोनों के अंदर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। C3A होती है उसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है, और जो C4AF होती है उसकी रेट ऑफ हाइड्रेशन मैक्सिमम होती है।
और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि हमें लो हीट सीमेंट बनाना है। अगर लो हीट सीमेंट बनाना है तो हम उस कंपाउंड को रिड्यूस कर देंगे जिसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा है, और इन चारों में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा C3A की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड इज लाइकली टू अकर एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें सैंड की बल्किंग के बारे में पूछा गया है कि मैक्सिमम बल्किंग होगी वो कौन से मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर होगी। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 5%, 8%, 11% या फिर 14%। देखिए इसको हम ग्राफ से समझते हैं। देखिए एक्स एक्सिस पे हमने लिख रखा है मॉइस्चर कंटेंट और वाई एक्सिस पे हमने लिख रखा है परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। देखिए कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड के अंदर सबसे ज्यादा बल्किंग किसमें होती है एक सेम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। तो फाइन सैंड के अंदर जो है इन तीनों में से सबसे ज्यादा बल्किंग होगी, और जो कोर्स सैंड है इसके अंदर इन तीनों में से सबसे कम बल्किंग होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अप्रोक्सीमेटली 5% मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर जो परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम होता है तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The difference in 7 days compressive strength of cubes and cylinders prepared with impure and pure water should not differ more than। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि हमने क्यूब्स बनाए हैं और हमने साइलेंडर बनाए हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के लिए, और हम 7 दिन के बाद इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। और जो क्यूब्स और सिलेंडर बनाए हैं इसको हमने बनाया है, पहले हमने बनाया है इम्प्योर वाटर का यूज करके, उसके बाद हमने बनाए हैं प्योर वाटर का हमने यूज करके ये मोल्ड जो हमने प्रिपेयर किए हैं। अब 7 दिन के बाद इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके अंदर मैक्सिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं 2%, 5%, 10% या फिर 12%। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10%। ऑप्शन सी है जो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लाइम यूज्ड फॉर फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि प्लास्टरिंग के अंदर फिनिशिंग कोट के लिए हम कौन सा लाइम यूज करते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं सेमी हाइड्रोलिक लाइम, कंकर्ड लाइम, मैग्नीशियम लाइम या फिर एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। देखिए बिल्डिंग लाइम के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 6 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लास ए के अंदर आते हैं एमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम। इसका जो यूज है स्ट्रक्चरल पर्पज के लिए इसको सजेस्ट किया गया है, इसके यूज को। क्लास बी के अंदर आते हैं सेमी हाइड्रोलिक लाइम, इसको मैसनरी मोर्टार, लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडरकोट के लिए इसको सजेस्ट किया गया है। क्लास सी के अंदर आते हैं फैट लाइम, इनको फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए, कंपोजिट मोर्टार बनाने के लिए, और या फिर इसके अंदर थोड़ा पोजोलानिक मटेरियल को अगर हम ऐड कर दें तो इसका यूज मेसनरी मोर्टार के लिए भी किया जा सकता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्लास डी के अंदर आते हैं मैग्नीशियम या फिर डोलोमाइटिक लाइम, इसका यूज सजेस्ट किया गया है फिनिशिंग कोट के लिए इन प्लास्टरिंग एंड व्हाइट वॉशिंग के लिए। देखिए जो कंकर्ड लाइम है इसका यूज सजेस्ट किया गया है मेसनरी मोर्टार्स के लिए। क्लास एफ के अंदर आते हैं सिलिशियस डोलोमेटिक लाइम, और इसका जो यूज किया जाता है वो है अंडरकोट एंड फिनिशिंग कोट ऑफ प्लास्टर। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था कि फिनिशिंग कोट के लिए कौन सा प्लास्टर यूज करते हैं। तो देखिए फिनिशिंग कोट के लिए हम मैग्नीशियम लाइम यूज कर सकते हैं, फिनिशिंग कोट के लिए हम सिलिशियस डोलोमाइट लाइम यूज कर सकते हैं, और फिनिशिंग कोट के लिए हम फैट लाइम को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस के अंदर हमें ओनली मैग्नीशियम लाइम दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी जो है मैग्नीशियम लाइम करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए जनरली व्हाइट वॉशिंग के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है तो उसके अंदर हम फैट लाइम को यूज करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और फैट लाइम ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया हो, मैग्नीशियम लाइम करेक्ट कर देंगे। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ पोजोलाना इन सीमेंट कॉन्क्रीट इज इन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि सीमेंट कंक्रीट के अंदर हम पोजोलाना का यूज करते हैं, तो पोजोलाना के बेस्ट एप्लीकेशन के बारे में हमसे पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं डैम्स, ब्रिजेस, आरसीसी स्लैब या फिर डॉम्स। देखिए पोजोलाना जो होता है इसको यूज अगर हम सीमेंट कंक्रीट के अंदर करते हैं, देखिए जो सीमेंट के अंदर जो हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगी वो लेस होगी। देखिए अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन अगर लेस जनरेट होगी तो उसकी वजह से जो भी थर्मल क्रैक्स आ रहे हैं कंक्रीट के अंदर तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। थर्मल क्रैक्स आते हैं वो जनरली मैसिव स्ट्रक्चर्स, जो बहुत बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा कंक्रीट का यूज किया जाता है, तो उनके अंदर जनरली थर्मल क्रैक्स आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डैम्स। अगर डैम्स बनाने के अंदर हम पोजोलाना का मटेरियल का यूज करें सीमेंट कंक्रीट में तो वहां पे लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट होगा और जिसकी वजह से जो थर्मल क्रैक्स आने थे उनको अवॉइड किया जा सकता है। तो ये पोजोलाना मटेरियल का बेस्ट एप्लीकेशन है, बेस्ट यूज है। तो इसका आंसर ऑप्शन 1 डैम्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम ऑफ सीमेंट कंक्रीट इन मिनट्स इज लिमिटेड टू। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम के बारे में पूछा गया है सीमेंट कंक्रीट का और हमें मिनट्स के अंदर बताना है। ऑप्शंस में दिए गए हैं 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या फिर 10 मिनट। देखिए सीमेंट कंक्रीट का जो मैक्सिमम मिक्सिंग टाइम होता है वो होता है 2 मिनट, तो इसे हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To make 1 cubic meter of 1:2:4 by volume concrete, the volume of coarse aggregate required is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक मिक्स दे रखा है 1:2:4 का और हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाना है और हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि इसके अंदर कितना कोर्स एग्रीगेट
रिक्वायर्ड होगा। ऑप्शन में दिए गए हैं 0.94 मीटर क्यूब, 0.85 मीटर क्यूब, 0.75 मीटर क्यूब या फिर 0.65 मीटर क्यूब। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो कंक्रीट का ड्राई वॉल्यूम होता है वो उसके वेट वॉल्यूम से 54% ज्यादा होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू 1.54 मल्टीप्लाइड बाय वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। वेट वॉल्यूम जो कंक्रीट का जब हमें वॉल्यूम बनाना है वो है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमें बनाना है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 1.54 से, तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा कंक्रीट का, वो आ जाएगा 1.54 मीटर क्यूब। देखिए अगर हम रेशियो की बात करें तो हमें दे रखा है 1:2:4। देखिए इस रेशियो के अंदर 1 होगा सीमेंट, 2 होगा फाइन एग्रीगेट और जो 4 होगा कोर्स एग्रीगेट। यहाँ पे अगर हम कोर्स एग्रीगेट के कंटेंट की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय टोटल जो कंटेंट है वो हो जाएगा 4 तो कोर्स एग्रीगेट का है और टोटल की बात करें 1 + 2 + 4 यानी कि 7। 4/7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1.54 से तो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का कंटेंट आ जाएगा 0.88 मीटर क्यूब। चलिए देखिए ये जो कंटेंट आया है ये आया है 1:2:4 के मिक्स के लिए, तो ये में ध्यान रखना है। अगर ये मिक्स का जो रेशियो है ये चेंज होगा तो ये कंटेंट भी चेंज हो जाएगा। अभी ऑप्शंस के इसके नियर बाय जो हमें ऑप्शंस दिया गया है वो है ऑप्शन बी 0.85 मीटर क्यूब, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आई थिंक इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एरर है। अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसका सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील टू दैट ऑफ माइल्ड स्टील इज अबाउट। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे यंग मॉडुलस के बारे में पूछा गया है और हमें रेशियो बताना है इसका हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील के जो यंग मॉडुलस इन दोनों का रेशियो बताना है। ऑप्शंस में देंगे 0.5, 1, 1.5 या फिर 2.0। देखिए अगर हम Fe250 स्टील्स यूज करते हैं या फिर Fe415 यूज करते हैं या फिर Fe500 यूज करते हैं तो इन तीनों के लिए जो यंग मॉडुलस की वैल्यू होती है वो होती है ES = 2 × 10⁻⁵ N/mm²। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे रेशियो पूछा गया था तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेड ऑफ वुड टार यूज फॉर ग्राउटिंग पर्पजेज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे वुड टार के बारे में पूछा गया है कि वुड टार का कौन सा ग्रेड हम यूज करते हैं ग्राउटिंग पर्पज के लिए। ऑप्शंस में दिए गए हैं RT1, RT2, RT4 या फिर RT5। देखिए जो RT1 होता है इस ग्रेड को यूज किया जाता है सरफेस पेंटिंग के लिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो RT5 होता है इसका यूज किया जाता है ग्राउटिंग पर्पज के लिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे ग्राउटिंग पर्पज के लिए पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा RT5 यानी कि ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग एंड बॉल एपरेटस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ बिटवीन। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बिटवीन के टेस्ट के बारे में पूछा गया है और इस टेस्ट के अंदर हमें एक एपरेटस दिया गया है जिसका नाम है रिंग एंड बॉल एपरेटस। अब हमें बताना है कि कौन से टेस्ट के लिए हम इस एपरेटस को यूज करते हैं। ऑप्शन हमें दिए गए हैं पेनिट्रेशन, विस्कोसिटी, सॉफ्टनिंग पॉइंट या फिर डक्टिलिटी। तो सबसे पहले हम डिफरेंट एपरेटस और उनका जो यूज है बिटवीनस के अंदर वो देख लेते हैं। सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट की बात करें तो उसके लिए हम एपरेटस यूज करते हैं रिंग एंड बॉल एपरेटस, जो कि हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। फायर पॉइंट की बात करें तो उसके टेस्ट के लिए हम एपरेटस यूज करते हैं पेंस्की मार्टिन एपरेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें ध्यान रखना है। पेनिट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं पेंटोमीटर। विस्कोसिटी के टेस्ट के लिए हम करते हैं ऑरिफिस टाइप विस्कोमीटर और डक्टिलिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं पुलिंग डिवाइस का यूज करते हैं। तो ये सारे टेस्ट किसके हैं, बिटवीनस के टेस्ट हैं और ये सारे एपरेटस हैं, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था रिंग एंड बॉल एपरेटस, तो इसका यूज किया जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं हाई पाउडर कंपोनेंट, हाई वाटर पाउडर रेशियो, सीमेंटिशियस मटेरियल अप टू 30%, रफ सरफेस फिनिश। देखिए जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता है उसके अंदर क्या होता है हाई पाउडर कंपोनेंट, तो ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The shrinkage factor of an old map is 24/25 and the RF is 1/2400, then the corrected scale for the map is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें श्रिंकेज फैक्टर दिया गया है 24/25 और RF की वैल्यू हमें दी गई है 1/2400। हमसे पूछा गया है कि करेक्टेड स्केल क्या होगी। ऑप्शंस में दिए गए हैं 1/2400, 1/2500, 1/600 या फिर 1/60,000। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए करेक्टेड स्केल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ओरिजिनल स्केल है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, श्रिंकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास करेक्टेड स्केल की वैल्यू आ जाएगी। अभी क्वेश्चन के अंदर हमें जो ओरिजिनल स्केल दिया गया है वो दिया गया है 1/2400, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, श्रिंकेज फैक्टर से, जिसकी वैल्यू हमें दी गई है 24/25। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो करेक्टेड स्केल निकल के आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2500, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द रिक्वायर्ड स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ 30 मीटर लॉन्ग ए ग्रेडियंट ऑफ 1 in 20 इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप करेक्शन की वैल्यू हमें बतानी है और लेंथ की वैल्यू हमें 30 मीटर दे रखी है और जो ग्रेडियंट दे रखी है स्लोप की वो है 1 in 20। ऑप्शन हमें दिए गए हैं 3.75 सेंटीमीटर, 0.375 सेंटीमीटर, 27.5 सेंटीमीटर या फिर 2.75 सेंटीमीटर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से जो स्लोप है उसकी जो हमें लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 30 मीटर की, ग्रेडियंट है वो दे रखी है 1 in 20। एलिवेशन के अंदर डिफरेंस को अगर हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो क्या हो जाएगी, स्लोप की जो लेंथ हमें 30 मीटर दिया गया है इसको हम डिवाइड कर देंगे, जो हमें स्लोप की ग्रेडियंट दी गई है 1 in 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर लगा कर जब हम 30 को उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस इन एलिवेशन आ जाएगी, स्मॉल h की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी ऑलमोस्ट 1.5 मीटर के इक्वल आ जाएगी। तो स्मॉल h की वैल्यू हम 1.5 मीटर ले लेंगे। देखिए जो स्लोप करेक्शन होता है इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h स्क्वायर डिवाइड बाय 2l। यहाँ पे h जो होता है जो डिफरेंस इन एलिवेशन वो होता है जो हमने निकाल लिया है 1.5 आ गया है, और यहाँ पे l जो है वो स्लोप की लेंथ है 30 मीटर क्वेश्चन के अंदर हमें दी गई है। ये सारी वैल्यू जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो स्लोप करेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो एलिवेशन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वे इज प्रीफर्ड विद ट्रू मेरिडियंस बिकॉज दिस, ऑप्शंस में दिए गए हैं, कन्वर्ज एट पोल्स, डू नॉट चेंज विद टाइम, फैसिलिटेट प्लॉटिंग, ऑल ऑफ दीज। देखिए सर्वे के अंदर ट्रू मेरिडियन को प्रीफर किया जाता है क्योंकि ये टाइम के साथ जो है ये चेंज नहीं होती हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सर्वे इज प्रीफर्ड विद ट्रू मेरिडियन बिकॉज दीज डू नॉट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए थियोडोलाइट इज 3 मिनट, द एरर इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एरर के बारे में पूछा गया कि एरर की वैल्यू कितनी होगी, और हमें फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू और जो फेस राइट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है उनके बीच के अंदर जो डिफरेंस है वो हमें दे रखा है थियोडोलाइट में, उसकी वैल्यू है 3 मिनट। तो हमें एरर की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन में दी गई हैं 45 सेकेंड, 1 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट या फिर 0 मिनट। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अगर हमें फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन के बीच के अंदर हमें डिफरेंस दे रखा हो और हमें एरर निकालना हो तो सिंपली हमें जो इनके बीच में जो डिफरेंस आया है इसको 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एरर की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 मिनट 30 सेकेंड, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन रेसिप्रोकल लेवलिंग द एरर विच इज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेटेड इज ड्यू टू। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर कौन से टाइप की जो एरर है वो कंप्लीटली रिमूव नहीं होती है। देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग के अंदर कर्वेचर, रिफ्रैक्शन और जो कोलिमेशन के कारण जो भी एरर आती हैं वो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन जो पैरेलैक्स के कारण जो एरर आती है वो रिमूव नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी पैरेलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्पेसिंग ऑफ क्रॉस हेयर्स इन ए स्टेडिया डायफ्राम of tachyometer is 1.2 mm and the focal length of the object class is 24 cm, then the multiplying constant of a tachyometer is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें स्पेसिंग दे रखी है दो क्रॉस हेयर्स के बीच में, उसकी वैल्यू है 1.2 mm, फोकल लेंथ की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर और हमें मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें पूछी गई है। ऑप्शंस में दिए हैं 20, 100, 0.005 या फिर 200। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए ये स्टेडिया डायफ्राम का डायग्राम दिखा रखा है, जिसके अंदर 3 तरह के हेयर होते हैं, एक अपर हेयर होता है, मिडिल हेयर होता है और एक लोअर हेयर होता है। देखिए क्वेश्चन के अंदर जो हमें दिया गया है स्पेसिंग दी गई है क्रॉस हेयर्स की, तो जो हमें स्पेसिंग दी गई है अपर हेयर और मिडिल हेयर की दी गई है 1.2 mm, या फिर मिडिल हेयर और लोअर हेयर की बात करें तो ये भी 1.2 mm ही होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए स्टेडिया इंटरवल की अगर हम बात करें इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से। तो जो स्टेडिया इंटरवल होता है ये होता है अपर हेयर और जो लोअर हेयर है इसके बीच का जो इंटरवल होता है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं स्टेडिया इंटरवल। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 1.2 mm दिया गया है, अपर हेयर और मिडिल हेयर के बीच की जो डिस्टेंस दी गई है, और अगर हमें अपर हेयर और लोअर हेयर के बीच की डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.4 mm वैल्यू आ जाएगी इसकी आई की स्टेडिया इंटरवल की। चलिए क्वेश्चन के अंदर हमें फोकल लेंथ दिया गया है 24 सेंटीमीटर, इसको भी हम mm के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या होता है, s इज इक्वल टू होता है f डिवाइड बाई आई, यानी कि जो फोकल लेंथ है उसको अगर हम स्टेडिया इंटरवल से डिवाइड करें तो हमारे पास मल्टीप्लाई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो 240 से को अगर हम 2.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली हमें स्टेडिया इंटरवल को निकालने के लिए जो हमने ये 2 को मल्टीप्लाई किया है इसका स्पेशली ध्यान रखना है। अगर हम 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर जल्दबाजी के अंदर हम डायरेक्टली 1.2 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर 200 भी आ सकता है। इस चीज़ का स्पेशली हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The method usually adopted to contour a rough country whose ordinary leveling is tedious and chaining is slow and inaccurate। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे कंटूरिंग के बारे में पूछा गया कि हमें कंटूर बनाना है किसी भी रफ कंट्री का। उसके अंदर क्या है कि अगर ऑर्डिनरी लेवलिंग करते हैं तो वो बहुत टीडियस होती है, और अगर हम चेनिंग करते हैं तो वो बहुत ही स्लो होती है, या फिर उससे जो भी मेजरमेंट करते हैं वो इनएक्यूरेट होते हैं। तो इस ऐसी जगह का अगर हमें कंटूरिंग करनी है तो कौन सा यूजुअली हम मेथड अडॉप्ट करते हैं? ऑप्शन में दिए गए स्प्लिट लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, प्लेन टेबलिंग या फिर टैक्योमेट्री। देखिए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कर्वेचर करेक्शन इन एन अर्थवर्क कंप्यूटेशन इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे कर्वेचर करेक्शन के बारे में पूछा गया है। अर्थवर्क का अगर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर कर्वेचर करेक्शन जो है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, पॉजिटिव इफ द सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आर to the opposite side of the center line, positive if the centroid and center of the curvature are to the same side of the center line। चलिए इसके बारे में कुछ बातें पहले हम देख लेते हैं। देखिए अर्थवर्क के वॉल्यूम की जब हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो यूजुअली हम क्या है ट्रेपेजॉइडल मेथड यूज करते हैं, प्रिज्मोइडल मेथड करते हैं उसके वॉल्यूम की कैलकुलेशन के लिए। तो इन फॉर्मुलों को जब हम यूज करते हैं तो उसके लिए एक अजम्पशन हम लिया जाते हैं कि जो भी सेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, नॉर्मल होते हैं टू द सेंटर लाइन। तो ये अजम्पशन उसके लिए लिया जाता है। सेंटर लाइन अगर कर्व होगी, अगर सेंटर लाइन वहां पे कर्व होगी, कर्वेचर हो गया, तो जो सेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे। तो सेक्शन अगर एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहेंगे तो वहां पे हमें सेंटर लाइन के कर्वेचर के कारण जो है वहां पे करेक्शन करना पड़ेगा, और उसी करेक्शन के बारे में हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। चलिए अर्थवर्क के अंदर कर्वेचर करेक्शन की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी अगर जो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो दोनों अपोजिट साइड में है सेंटर लाइन के, तो जो कर्वेचर करेक्शन पॉजिटिव होगा। अगर वो दोनों एक ही साइड में है तो जो कर्वेचर करेक्शन है वो नेगेटिव होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज अ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें आइडियल ट्रांजिशन कर्व के बारे में पूछा गया कि उसकी शेप कैसी होती है। ऑप्शन से में दी गई क्यूबिक पैराबोला, क्यूबिक स्पाइरल, पैराबोला या फिर ट्रू स्पाइरल। देखिए आइडियल कर्व्स की बात करें तो ट्रांजिशन कर्व के लिए जो आइडियल कर्व होता है वो होता है क्लोथोइड या फिर क्यूबिक स्पाइरल, तो ये हमें ध्यान रखना है। सबमिट कर्व या वेले कर्व की बात करें ये दोनों वर्टिकल अलाइनमेंट में आते हैं। तो जो सबमिट कर्व होता है उसके लिए जो आइडियल कर्व होता है सर्कुलर होता है, और वेले कर्व के लिए स्क्वायर पैराबोला जो होता है वो आइडियल कर्व होता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा, क्यूबिक स्पाइरल। देखिए सबमिट कर्व की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो आइडियल कर्व तो सर्कुलर कर्व होता है, लेकिन अगर हम प्रीफर्ड कर्व की बात करें तो सबमिट कर्व के लिए पैराबोला कर्व को प्रीफर किया जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a compound curve, there are 7 factors which decide the nature of curve. These are radii of the curves, back tangent and forward tangent, total deflection angle between back tangent and common tangent, and deflection angle between forward and common tangent. How many elements should be known for designing the curve? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें कंपाउंड कर्व के 7 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया है। कौन कौन से हैं पहले देख लेते हैं। एक जो ब्लू कलर के अंदर ये कर्व दे रखा है ये कर्व होगा, और दूसरा जो रेड कलर के अंदर जो कर्व दे रखा है ये दो है। तो इन दोनों कर्व के अंदर क्या है कि ये एक जो पॉइंट होगा जहां पे दोनों कर्व मिल रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉमन कर्व, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट होगी, तो इसको हम कॉमन टेंजेंट बोलते हैं। देखिए जो पहला कर्व है ये जहां से स्टार्ट होता है यहाँ पे इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कर्व, और जो दूसरा पॉइंट कर्व जहां पे एंड हो रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ कर्व पे जो टेंजेंट आ रही है इसको हम बैक टेंजेंट बोलते हैं, और जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे जो टेंजेंट आ रही है उसको हम फॉरवर्ड टेंजेंट बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अभी ये जो 7 एलिमेंट दे रखे हैं वो हम देखते हैं। रेडाई ऑफ दी कर्व्स R1 एंड R2। देखिए ये दोनों कर्व हैं तो इनकी जो रेडियस है वो दोनों डिफरेंट होगी, R1 होगी और दूसरे की R2 होगी। इन दोनों के जो सेंटर पॉइंट है ये भी अलग होंगे। बैक टेंजेंट एंड फॉरवर्ड टेंजेंट T1 एंड T2, टोटल डिफ्लेक्शन एंगल। देखिए जो ये दो बैक टेंजेंट और जो फॉरवर्ड टेंजेंट है जहाँ पे पॉइंट पे मिलेगी इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा डेल्टा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 का समेशन होगा। देखिए डेल्टा 1 क्या है, यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट और बैक टेंजेंट है इन दोनों के बीच का जो एंगल है डेल्टा 1 है, और यहाँ पे कॉमन टेंजेंट और फॉरवर्ड टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो डेल्टा 2। टोटल डिफ्लेक्शन एंगल डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा। उसके बाद डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन बैक टेंजेंट एंड कॉमन टेंजेंट, तो ये डेल्टा 1 है, और डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन फॉरवर्ड टेंजेंट एंड कॉमन टेंजेंट, तो ये डेल्टा 2 है। तो सारी चीजें हमने देख ली हैं। चलिए अभी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि कंपाउंड कर्व को अगर हमें डिजाइन करना है तो इन 7 एलिमेंट्स में से कितने एलिमेंट्स की हमें जरूरत पड़ेगी, कितने एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तब जाके हम इस कर्व को कंपाउंड कर्व को डिजाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हमें 4 एलिमेंट्स, इन 7 में से 4 एलिमेंट्स के बारे में अगर हमें पता हो तो हम कंपाउंड कर्व को डिजाइन कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के बारे में पूछा गया है, ये किस किस का समेशन होता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, प्रेशर हेड एंड काइनेटिक हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड, प्रेशर हेड, काइनेटिक हेड एंड डेटम हेड, या फिर प्रेशर हेड एंड डेटम हेड। चलिए देखते हैं। देखिए जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है HGL, सेम पीजोमेट्रिक हेड वाले जो पॉइंट्स होते हैं इनको जोड़ने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखिए जो पीजोमेट्रिक हेड होता है ये होता है समेशन ऑफ प्रेशर हेड प्लस समेशन ऑफ डेटम हेड, तो इन दोनों का समेशन होता है, इसको हम पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। और इसी सेम पीजोमेट्रिक हेड के पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन जो होती है वो होती है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। चलिए यही क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है, करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे टोटल एनर्जी लाइन के बारे में पूछा जाए तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करती है जिनके अंदर जो टोटल एनर्जी हेड की बात करें तो वो सेम होता है। तो उसके अंदर क्या क्या आएगा, प्रेशर हेड प्लस डेटम हेड प्लस काइनेटिक हेड, तो ये इन तीनों का जो समेशन होता है वो किस में आता है, टोटल एनर्जी लाइन के अंदर आता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाउंड्री लेयर ऑन अ फ्लैट प्लेट इज कॉल्ड लेमिनार बाउंड्री लेयर इफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे बाउंड्री लेयर के बारे में पूछा गया है फ्लैट प्लेट के ऊपर, उसको हम लेमिनार बाउंड्री लेयर बोलेंगे अगर ऑप्शन में दिए गए हैं रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है वो 2000 से कम होगी, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है वो 4000 से कम होगी, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है जो 5 लाख से कम होगी, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखते हैं। देखिए फ्लो कंडीशन की बात करें तो लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट 3 तरह की फ्लो कंडीशन है। अगर हम पाइप फ्लो की बात करें तो सबको पता है कि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होनी चाहिए, 4000 से अगर ज़्यादा हो जाती है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू तो वो टर्बुलेंट फ्लो होता है, और उसके जो बीच में रहती है तो ट्रांजिशन फ्लो होता है। चलिए ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो ये 500 से अगर कम होता है रेनॉल्ड्स नंबर तो लेमिनार फ्लो होता है, 2000 से बड़ा होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है, इसके बीच में ट्रांजिशन फ्लो होता है। क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है वो है बाउंड्री लेयर ऑन फ्लैट प्लेट, तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है कि 5 लाख 5 × 10⁻⁵ से अगर रेनॉल्ड्स नंबर की जो वैल्यू है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 5 लाख से अगर छोटी होती है तो वो लेमिनार फ्लो के लिए कंडीशन होगी। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो 5 लाख से बड़ी हो जाती है तो वो टर्बुलेंट फ्लो की कंडीशन होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे लेमिनार फ्लो के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन 5 लाख, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी इफ द मेटा सेंटर इज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे फ्लोटिंग बॉडी के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है, तो इस तरह की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस हैं स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल या फिर नन ऑफ दीज। तो देखते हैं पहले। देखिए फ्लोटिंग बॉडी के अंदर 3 तरह की कंडीशन आती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है स्टेबल कंडीशन। इसके अंदर क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का वो नीचे होता है मेटा सेंटर से, यानी कि मेटा सेंटर ऊपर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे होगा, तो इस कंडीशन को हम स्टेबल कंडीशन बोलते हैं। अगर जो मेटा सेंटर है वो और वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बॉडी का वो एक ही पॉइंट पर अगर लाई करते हैं तो इसकी कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो और जो मेटा सेंटर हो वो नीचे हो तो इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे इसी कंडीशन के बारे में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि जो फ्लोटिंग बॉडी है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी क्योंकि उसके अंदर जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे है। तो सारी बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिपुलेटिव वियर इज अ ट्रेपेजोइडल वियर हैविंग साइड स्लोप ऑफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे सिपुलेटिव वियर के बारे में पूछा गया है, और जो सिपुलेटिव वियर होता है ये एक ट्रेपेजोइडल टाइप का वियर होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसकी जो साइड स्लोप की बात करें, देखिए जो सिपुलेटिव वियर के अंदर क्या होता है कि जो साइड स्लोप होता है उसके अंदर होता है 4 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 हॉरिजॉन्टल टू 4 वर्टिकल जो साइड स्लोप होता है किसके अंदर, सिपुलेटिव वियर के अंदर। और जो सिपुलेटिव वियर है एक तरह का ट्रेपेजोइडल वियर है। देखिए अगर इसके अंदर हम tan थीटा की बात करें, यहाँ पे जो थीटा है ये वर्टिकल के साथ एंगल है, तो ये हो जाएगा 1/4। और जो अगर हमसे थीटा के बारे में पूछा जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होती है सिपुलेटिव वियर के अंदर, 14 डिग्री 2 मिनट। तो इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शंस में देंगे हैं लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द पाइप ओनली, टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व ओनली, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल एंड लिक्विड फ्लोइंग थ्रू पाइप ओनली, ऑल ऑफ दीज। देखिए प्रेशर राइज की बात करें तो वो लेंथ ऑफ पाइप और डायमीटर ऑफ पाइप पे डिपेंड करता है, टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वाल्व इस पे भी डिपेंड करता है, जो पाइप की जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं और जो लिक्विड फ्लो कर रहा है पाइप्स के अंदर उस पे भी डिपेंड करता है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट, पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, जीरो प्रेशर ग्रेडियंट या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए देखते हैं। सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर इज कॉज्ड बाय एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। देखिए जो प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें dp/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन है बाउंड्री लेयर सेपरेशन के लिए।
तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर हमें पूछा जाए कि फ्लो के बारे में बताइए कि सेपरेट हो चुका है नहीं हुआ है, अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है इसका मतलब है कि फ्लो सेपरेट हो चुका है, फ्लो हैज सेपरेटेड। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब है कि फ्लो इज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, कि फ्लो जो है सेपरेट होने वाला है। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती है तो इसका मतलब है कि फ्लो इज अटैच्ड विद द सरफेस, अभी फ्लो जो है सेपरेट नहीं हुआ है, अभी वो अटैच्ड फ्लो है। तो ये तीनों कंडीशन भी हमें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फ्लोट नंबर इन ओपन चैनल फ्लो इज मोर देन 1 द फ्लो इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें फ्लोट नंबर के बारे में पूछा गया है कि ओपन चैनल फ्लो के अंदर अगर फ्लोट नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो इस तरह के फ्लो को क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिए गए हैं क्रिटिकल फ्लो, सुपर क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो या फिर शूटिंग फ्लो। तो सबसे पहले फ्लोट नंबर के बारे में देख लेते हैं। देखिए अगर फ्लोट नंबर की वैल्यू 1 होती है तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्लो। अगर फ्लोट नंबर की वैल्यू 1 से कम होती है तो इस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है तो इस तरह के फ्लो को बोलते हैं हम सुपर क्रिटिकल फ्लो। देखिए सब क्रिटिकल फ्लो को हम ट्रैंकल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और इसको हम स्ट्रीमिंग फ्लो भी बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए जो सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है इसको हम टॉरेंशियल फ्लो के नाम से भी जानते हैं और इसको हम शूटिंग फ्लो भी कहते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए सुपर क्रिटिकल फ्लो के अंदर कंडीशन के अंदर क्या होगा, शूटिंग फ्लो की कंडीशन के अंदर वाटर क्या है कि अपनी एनर्जी को लॉस करके वो क्या है स्ट्रीमिंग फ्लो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अभी ऑप्शन के अंदर हमें शूटिंग फ्लो भी दे रखा है और सुपर क्रिटिकल फ्लो भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बी एंड डी दोनों इसके आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A turbine is called impulse turbine if at the inlet of the turbine। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि impulse turbine के अंदर उसके जो इनलेट पे किस तरह की एनर्जी जो प्रेजेंट होती है, ऑप्शंस में दी गए हैं। टोटल एनर्जी इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी, टोटल एनर्जी इज डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। चलिए देखते हैं। देखिए जो इनलेट पे एनर्जी अवेलेबल होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम टरबाइंस को क्लासिफाई करेंगे तो दो तरह के टरबाइन होते हैं। एक होते हैं इंपल्स टरबाइन जिसके अंदर उसके इनलेट पे ओनली काइनेटिक एनर्जी होती है, और एक रिएक्शन टरबाइन होती है जिसके अंदर उसके इनलेट पे काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी दोनों तरह की एनर्जी अवेलेबल होती है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया था वो पूछा गया इंपल्स टरबाइन के लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपल्स टरबाइन के अंदर ओनली काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन। तो रिएक्शन टरबाइन के बारे में पूछा जाए तो ये दोनों आएंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ गेज प्रेशर इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे गेज प्रेशर के बारे में पूछा गया है, ऑप्शन में दिए गए हैं मोर देन एब्सोल्यूट प्रेशर, लेस देन एब्सोल्यूट प्रेशर, इक्वल टू द एब्सोल्यूट प्रेशर या फिर जीरो। चलिए तो सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है ये होता है समेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। देखिए कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो एब्सोल्यूट प्रेशर को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से, यहाँ से मेजर किया जाता है। अगर हम गेज प्रेशर की बात करें तो गेज प्रेशर को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, हम उसको मेजर करते हैं तो यहाँ से उसको मेजर किया जाएगा। और तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर की अगर हम बात करें तो वो गेज प्रेशर के साथ अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, टोटल एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा। चलिए अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करें तो वैक्यूम प्रेशर क्या होता है कि उसको मेजर किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर प्रेशर की वैल्यू जो कम है तो उस प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं, और अगर इस पॉइंट पे अगर हमें प्रेशर मेजर करना हो जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो इस पॉइंट पे जो है एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से हमें इसको मेजर करना है तो ये इसका एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अगर हम वैक्यूम प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम नीचे की ओर जाएंगे तो इस पॉइंट का जो है ये वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा। देखिए जो वैक्यूम प्रेशर होता है इसको ही हम नेगेटिव गेज प्रेशर भी बोलते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। जो वैक्यूम प्रेशर हो जाएगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर को अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास क्या है वैक्यूम प्रेशर की जो है वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे गेज प्रेशर के बारे में पूछा गया है। गेज प्रेशर के अंदर जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करेंगे तब जाके हमें एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू मिलेगी। गेज प्रेशर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो लेस देन होगी एब्सोल्यूट प्रेशर, तो ऑप्शन बी है करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The water content of a saturated soil is 50% if the specific gravity of the solids is 2.4, the void ratio is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें वाटर कंटेंट दे रखा है 50%, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी की वैल्यू 2.4 दे रखी है और वॉइड रेशियो की हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए वाटर कंटेंट को हम लिख दिया 0.5 और सैचुरेटेड सॉइल है तो S = 1 हो जाएगा, और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.4 दे रखी है। हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ES = WG। देखिए यहाँ पे E की वैल्यू हमें निकालनी है
एस की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, डब्ल्यू की वैल्यू 0.5 हमें दे रखी है और जी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू हमें 2.4 दे रखी है। ई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी डिवाइड बाय एस, इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो वॉइड रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स इज कॉल्ड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेशियो के बारे में पूछा गया है और ये रेशियो किसका है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी कि आईपी और फ्लो इंडेक्स यानी कि आईएफ का रेशियो है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी इंडेक्स, टफनेस इंडेक्स या फिर फ्लो इंडेक्स। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स और जो फ्लो इंडेक्स का जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। तो ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। देखिए टफनेस इंडेक्स के बारे में कुछ और बातें हम देख लेते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द सॉइल्स के लिए जो टफनेस इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से 3 के बीच में वेरी करती है, तो ये रेंज है तो हमें पता होनी चाहिए। अगर टफनेस इंडेक्स की वैल्यू 1 से छोटी होती है यानी कि 0 से 1 के बीच में आती है तो इस तरह की जो सॉइल्स होती हैं इसको हम फ्राइबल सॉइल्स बोलते हैं। ये जो सॉइल्स होती हैं ये इजीली क्रशेबल होती हैं एट द प्लास्टिक लिमिट, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, टफनेस इंडेक्स इज इक्वल टू आईपी बाई आईएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For loose deposit of sand or silt, if void ratio is taken as 0.67 and specific gravity g as 2.67, the critical hydraulic gradient would be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में बताना है, आईसी के बारे में बताना है और क्वेश्चन के अंदर हमें वॉइड रेशियो की वैल्यू दी गई है 0.67, हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 2.67। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ई की वैल्यू 0.67, जी की वैल्यू 2.67, आईसी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है g - 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.67 पुट कर देंगे और ई की वैल्यू हम 0.67 पुट कर देंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमें आईसी का फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन अर्दन डैम द फ्रेटिक लाइन इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें फ्रेटिक लाइन के बारे में पूछा गया है। किसी भी अर्दन डैम के अंदर ऑप्शंस में दिए गए हैं, स्ट्रेट लाइन होती है, पैराबोलिक लाइन होती है, इलिप्टिक लाइन होती है या फिर जिगजैग लाइन होती है। देखिए इस तरह से एक अर्दन डैम का डायग्राम दिखा रखा है। इसके अंदर जो ये लेवल है ये वाटर लेवल है, तो ये जो लाइन जो दिखा रखी है सारी की सारी क्या है, फ्लो लाइंस हैं। तो जो और ये जो लाइंस दिखा रखी हैं इन लाइंस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल लाइन। तो हम इक्विपोटेंशियल लाइन और जो फ्लो लाइंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए जो टॉप मोस्ट लाइन जो होती है यहाँ पे इसको हम बोलते हैं फ्रेटिक लाइन। ये जो फ्रेटिक लाइन होती है ये अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक शेप की होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इस फ्रेटिक लाइन के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है फ्रेटिक लाइन के ऊपर, ये भी हमें ध्यान रखना है। ये जो फ्रेटिक लाइन होती है ये ड्राई और सैचुरेटेड, ऊपर की ओर जो सॉइल होगी यहाँ पे ड्राई सॉइल होगी और फ्रेटिक लाइन के जो नीचे की जो सॉइल होगी वो सैचुरेटेड सॉइल होगी। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने का काम कौन करती है, फ्रेटिक लाइन करती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली पूछा गया था कि उसकी जो फ्रेटिक लाइन की शेप कैसी होती है, तो वो अप्रोक्सीमेटली पैराबोलिक होती है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन the time factor TV, coefficient of consolidation CV, the length of drainage path D and time T is given by। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपली टीवी का फॉर्मूला पूछा गया है कि टीवी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो टाइम फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है टीवी इज इक्वल टू CVT डिवाइड बाई डी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Indian code, the permissible value of differential settlement in case of clay and sands are। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में पूछा गया है एज पर IS कोड, और वो किसके लिए पूछा गया है, क्ले और सैंड्स के लिए, कि उनकी परमिसिबल वैल्यू कितनी होती है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 25 mm, 40 mm, 40 mm, 25 mm, 25 mm, 50 mm या फिर 50 mm, 25 mm। तो चलिए पहले हम सारी परमिसिबल वैल्यूज देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेटलमेंट के लिए कौन कौन सी परमिसिबल वैल्यूज दी गई हैं IS कोड के अंदर। देखिए 2 तरह की सॉइल हमारे पास, सैंड है और क्ले है। यहाँ पे 2 तरह के परमिसिबल सेटलमेंट की अगर हम वैल्यूज देखेंगे, पहला है मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट, दूसरा है मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट। क्वेश्चन के अंदर हमसे मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट के बारे में पूछा गया। इसके अंदर सैंड की बात करें तो सैंड के लिए मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 25 mm, और क्ले की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू 40 mm। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्ले के लिए कितना होता है 40 mm और सैंड के लिए होती है 25 mm। मैक्सिमम डिफरेंशियल सेटलमेंट की जो परमिसिबल वैल्यूज हैं वो आइसोलेट फुटिंग और राफ्ट फुटिंग के लिए सेम होती है। अगर हम टोटल सेटलमेंट की बात करें, टोटल मैक्सिमम सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो आइसोलेट फुटिंग के लिए इसकी वैल्यू अलग है, राफ्ट फुटिंग के लिए इसकी वैल्यूज अलग है। देखिए सैंड के लिए अगर आइसोलेट फुटिंग की बात करें तो 40 होती है, अगर हम वही राफ्ट फुटिंग की बात करें सैंड के अंदर तो उसकी वैल्यू होती है 40 to 65 mm। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम क्ले की बात करें किसमें, आइसोलेट फुटिंग के लिए, तो इसकी वैल्यू होती है 65 mm, और अगर हम क्ले की बात करें राफ्ट फुटिंग के अंदर तो इसकी वैल्यू होती है 65 to 100 mm। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्टरगार्ड थ्योरी इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर। ऑप्शंस दिए गए हैं लेयर्ड सॉइल, होमोजेनियस डिपॉजिट,
एनआइसोट्रोपिक सॉइल्स या फिर नॉर्मली कंसोलिडेटेड होमोजेनियस सॉइल्स। देखिए हम दो तरह की थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। एक होती है बोजिनिक थ्योरी जो कि आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए मोर एप्रोप्रिएट होती है, और अगर हम वेस्टरगार्ड थ्योरी की बात करें तो ये होती है नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर R/Z की वैल्यू अगर 1.5 हो जाती है तो इन दोनों थ्योरी से जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं, और अगर R/Z की वैल्यू लेस देन 5 होती है तो बोजिनिक थ्योरी से जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो ग्रेटर होती हैं, और अगर R/Z रेशियो की वैल्यू 1.5 से अगर ज़्यादा हो जाती है तो वेस्टरगार्ड से जो हमें वैल्यूज मिलती हैं वो ग्रेटर होती हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे वेस्टरगार्ड थ्योरी के बारे में पूछा गया था, और वेस्टरगार्ड थ्योरी नॉन आइसोट्रोपिक सॉइल्स जो होती हैं उनके लिए मोर एप्रोप्रिएट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपोजिट बार इज मेड ऑफ स्टील एंड एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स ईच हैविंग 2 cm square एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। द कंपोजिट बार इज सब्जेक्टेड टू लोड P if the stress in aluminum is 10 Newton per mm square. Modulus of elasticity of steel is equal to modulus of elasticity of aluminum. The value of load P is, ऑप्शन हमें देंगे 4 किलोन्यूटन, 6 किलोन्यूटन, 8 किलोन्यूटन एंड 10 किलोन्यूटन। तो डायग्राम से क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इस तरह से दो हमें बार दी गई है, स्टील की बार है, एल्यूमिनियम बार है, ये दोनों कंपोजिट हैं। तो यहाँ पे इस तरह से P का कोई फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि जो ई स्टील है वो ई एल्यूमिनियम के इक्वल है, और इस तरह से अगर कंपोजिट बार है तो उसके अंदर जो स्ट्रेन की वैल्यू होगी स्टील और एल्यूमिनियम के अंदर, तो वो दोनों की वैल्यू सेम होगी। देखिए हमें पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन की वैल्यू दोनों की सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू अगर दोनों के अंदर सेम है तो दोनों के अंदर जो स्ट्रेस जो डेवलप होगा स्टील के अंदर और एल्यूमिनियम के अंदर उसकी वैल्यू भी सेम होगी। चलिए अगर हमें टोटल लोड P की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो वो टोटल जो लोड आएगा वो आएगा स्टील ने जो लोड बियर किया है प्लस एल्यूमिनियम ने जो लोड बियर किया है, इन दोनों का जो समीशन होगा वही टोटल लोड होगा। स्टील के लोड की बात करें तो स्ट्रेस इनटू अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कर देंगे तो लोड की वैल्यू आ जाएगी स्टील के अंदर। सेम एल्यूमिनियम के लिए जो स्ट्रेस है उसको हम उसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एल्यूमिनियम जो लोड बियर करेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए यहाँ पे दोनों के लिए स्ट्रेस की वैल्यू सेम है और दोनों के लिए जो एरिया है वो भी सेम है, तो हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें एल्यूमिनियम के लिए स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एल्यूमिनियम के लिए लोड की स्ट्रेस की वैल्यू हमें दे रखी है। क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें हमें 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसको हम mm के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 किलो न्यूटन की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A beam 10 meter long supported over 8 meter span having equal overhang on both sides carries load of 8 kilonewton each at its end and a load of 2 kilonewton at its center. The points of contraflexure will lie at. चलिए क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से एक बीम दिया गया है जिसके दोनों साइड में 1 मीटर के ओवरहैंग है। इस बीम का जो स्पान हमें दिया गया है वो 8 मीटर है। इसके ऊपर 3 यूनिट लोड लग रहे हैं, 2 यूनिट लोड 8 किलोन्यूटन और 8 किलोन्यूटन के इसके ओवरहैंग के एंड्स पे लग रहे हैं, और एक 2 किलोन्यूटन का जो लोड है वो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है। अभी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इसमें जो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर आएंगे वो कहाँ पे लाई करेंगे। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं एट द सपोर्ट्स, एट द सेंटर, 2 मीटर फ्रॉम ईच एंड या फिर नन ऑफ दीज। देखिए जब हम इस बीम का BMD ड्रॉ करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो इसके स्पॉट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी -8, क्योंकि सिमेट्रिकल लोडिंग है तो दोनों साइड में -8 किलोन्यूटन मीटर की जो है बेंडिंग मोमेंट आएगा। कि सेंटर पॉइंट C पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी -4 किलोन्यूटन मीटर आएगी। इसका मतलब ये हुआ ये जो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है ये इस लाइन के नीचे ही ड्रॉ होगा, ओनली नेगेटिव साइड में रह रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहा है। देखिए अगर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से ऊपर क्रॉस कर जाता है, देखिए जिन पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, यानी कि ये वाले पॉइंट्स, तो इन पॉइंट्स को ही हम पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बोलते हैं। लेकिन दी गई लोडिंग के लिए जो हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है ये ओनली नेगेटिव साइड के अंदर रह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी नो पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, वहां पे कोई भी कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स क्या होते हैं कि वो वे पॉइंट होते हैं जहां पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। लेकिन इस दी गई लोडिंग के लिए जब हमने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ किया तो ये ओनली नेगेटिव साइड के अंदर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A beam of I section of depth 200 mm is subjected to a bending moment M. The flange's thickness is 10 mm. If the maximum stress induced in I section is 100 Newton per mm square, the stress developed at the inner edge of the flange will be.
देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक आई सेक्शन दिया गया है और इसकी डेप्थ हमें दी गई है 200 mm और ये जो आई सेक्शन है इसके अंदर बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है m। इसके अंदर फ्लैंज की थिकनेस हमें दे रखी है 10 mm और इस आई सेक्शन के अंदर जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि इसके इनर एज के ऊपर, इसके फ्लैंज के इनर एज के ऊपर स्ट्रेस जो है कितना डेवलप होगा। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 47.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से हमें कोई एक आई सेक्शन दिया गया है और इसकी जो फ्लैंज की थिकनेस हमें दी गई है 10 mm, इस आई सेक्शन की डेप्थ हमें दी गई है 200 mm। तो क्वेश्चन के अंदर हमें इस फ्लैंज के इस इनर एज के ऊपर हमसे पूछा गया है कि स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी। देखिए इस आई सेक्शन का अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह से आएगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पे आएगा, इसके जो आउटर एजेस पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। चलिए हमने अज्यूम कर लिया कि इसका जो इनर एज है वहाँ पे जो स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। लेक्चर फॉर्मूला क्या होता है, m डिवाइड बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा वाई मैक्स। चलिए यहाँ पे हमें सिग्मा की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है, सिग्मा मैक्सिमम की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। वाई मैक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200, हमें डेप्थ दी गई है तो उसका हाफ करेंगे तो 100 हमारे पास सिग्मा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। हमें इनर एज के ऊपर y की वैल्यू पता चल जाएगी। कैसे होगी, देखिए 100 में से ये फ्लैंज की डेप्थ हम माइनस करेंगे, इनर एज के लिए जो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 mm। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्स डिवाइड बाई वाई मैक्स इंटू वाई। यहाँ पे सिग्मा मैक्स की वैल्यू हमने 100 पुट कर दी है, वाई मैक्स की वैल्यू भी हमने 100 mm पुट कर दी है और y की वैल्यू हमने 90 mm पुट कर दी है। तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर की के अंदर इसको डिलीट कर दिया गया था, फिर भी हम देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ सिंपली स्पॉटेड बीम इज सब्जेक्टेड टू कपल समवेयर इन द स्पान, इट वुड प्रोड्यूस। ऑप्शंस में दिए गए हैं अ रेक्टेंगुलर शियर फोर्स डायग्राम, अ पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, both positive and negative bending moments which are maximum at the point of application of couple of these statement। देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 हैं ये दोनों सेम पॉइंट हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक सिंपली स्पॉटेड बीम दिया गया है और उसके अंदर कहीं पे एक कपल एक मोमेंट एक्ट कर रहा है। तो उस मोमेंट की वजह से उसके अंदर किस तरह का शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा, किस तरह का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, तो उसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमने अज्यूम कर लिया कि एक हमारे पास सिंपली स्पॉटेड बीम इस तरह से है और उसके ऊपर स्पान पर कहीं पे भी इस तरह से m मोमेंट एक्ट कर रहा है। देखिए इस m मोमेंट की वजह से जो रिएक्शंस आएंगी पॉइंट A और पॉइंट B पे, पॉइंट A पे जो रिएक्शन आएगी उसकी वैल्यू होगी m डिवाइड बाई L और जो पॉइंट B है उस पे जो रिएक्शन आएगी उसकी वैल्यू होगी माइनस m बाई L। तो इसकी लोडिंग की वजह से अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बनेगा। चलिए इस लोडिंग की वजह से अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि जिस पॉइंट पे वो मोमेंट एक्ट कर रहा है उसके जस्ट लेफ्ट के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी और जस्ट राइट के अंदर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा। देखिए हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो है मोमेंट को अप्लाई किया है। यही अगर मोमेंट की डायरेक्शन को अगर हम क्लॉकवाइज कर देंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है वो लेफ्ट के अंदर नेगेटिव होगा और राइट के अंदर पॉजिटिव होगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके स्टेटमेंट्स को दोबारा से पढ़ते हैं। अ रेक्टेंगुलर शेयर फोर्स डायग्राम, जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म हो रहा है तो जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट होगा। पैराबोलिक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो जो हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो पैराबोलिक शेप का नहीं है। जो स्टेटमेंट 2 और वो 3 है वो दोनों गलत हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स विच आर मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कपल ऑफ दीज स्टेटमेंट, तो जो स्टेटमेंट 4 है वो भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जहां पे ये मोमेंट एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट पे ही हमें जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट और मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हमें मिलेंगे। तो स्टेटमेंट 4 है ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडेटरमिनेसीज ऑफ अ पोर्टल फ्रेम विद फिक्स्ड पोर्ट्स आर। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें पोर्टल फ्रेम दिया गया है और इसके अंदर हमें स्टैटिक एंड काइनेमेटिक इनडेटरमिनेसीज के बारे में पूछा गया है और इसके अंदर हमें जो स्पॉट्स दिए गए हैं वो दोनों फिक्स स्पॉट हैं। इसके अंदर ये दोनों जो स्पॉट हैं ये दोनों फिक्स हैं। चलिए इस पोर्टल फ्रेम के अंदर क्या होंगे, 3 मेंबर्स होंगे 1, 2 एंड 3। अगर हम जॉइंट्स की बात करेंगे तो टोटल 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स आएंगे 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम एक्सटर्नल रिएक्शंस की बात करेंगे
क्योंकि दोनों जो सपोर्ट्स हैं ये फिक्स हैं, तो एक सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस आएंगी, तो टोटल 3 + 3 6 एक्सटर्नल रिएक्शंस हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की बात करते हैं। देखिए ds का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3m + re - 3j। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पे मेंबर्स की बात करें तो हमें 3 मेंबर दे रखे हैं, एक्सटर्नल रिएक्शन जो है 6 हैं, और नंबर ऑफ जॉइंट्स की बात करें तो 4 नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। चलिए अभी काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी की बात करते हैं। देखिए dk का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3j - re फॉर 2D फ्रेम। चलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं वो हमें 4 दिए गए हैं, re की वैल्यू 6 रख देंगे, तो हमारे पास dk की वैल्यू निकल के क्या आएगी, 6। तो हमारे पास काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू आ गई 6 और स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी की वैल्यू आ गई 3। तो इन दिए गए 4 ऑप्शंस में जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In case of 3 hinged parabolic arcs carrying a uniformly distributed load on the entire span, the bending moment will be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक 3 हिंज पैराबोलिक आर्च दिया गया है जिसके ऊपर यूडियल एक्ट कर रहा है उसके पूरे स्पान के ऊपर, और हमें बेंडिंग मोमेंट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं मैक्सिमम एट क्राउन, मैक्सिमम एट क्वार्टर स्पान, 0 एट सेंटर या फिर 0 थ्रू आउट द स्पान। देखिए ये 3 हिंज पैराबोलिक आर्च का डायग्राम दिखा रखा है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक्ट कर रहा है W यूनिट पर मीटर लेंथ पे। इसमें 3 हिंज हैं, पॉइंट A पे, पॉइंट C पे और पॉइंट B पे। देखिए पॉइंट A पे और पॉइंट B पे जो रिएक्शंस आएंगी अगर उनको हम RA और RB बोलते हैं, तो यहाँ पे जो लोडिंग दी गई है वो सिमेट्रिकल लोडिंग है, इसलिए RA और RB की वैल्यू जो है इक्वल होगी। और वो इक्वल किसकी हो जाएगी, देखिए U यूनिट का जो लोड है वो L स्पान के लिए ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो टोटल लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी, W × L। और जो 2 रिएक्शंस आएंगी RA = RB होगा, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, RA = RB = WL/2। देखिए एक पैराबोलिक की इक्वेशन है जो हमें पता होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि y = 4hx / L² L - x। देखिए पॉइंट C पे जो मोमेंट होगा वो 0 होगा क्योंकि पॉइंट C पे हिंज है। तो पॉइंट C के लेफ्ट में अगर हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, RA × L/2। तो इस रिएक्शन की वजह से मोमेंट आएगा L/2 पे, और इस H रिएक्शंस की वजह से मोमेंट आएगा, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी पॉइंट C से H, और ये जो लोडिंग है इसकी वजह से मोमेंट आएगा, और इसकी जो है डिस्टेंस क्या हो जाएगी C से L/4। तो इन सारी वैल्यू को पुट करके हम = 0 कर देंगे, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू निकल के आ जाएगी WL² / 8h। तो ये जो फॉर्मूला है डायरेक्टली हमें याद भी रखना है। देखिए किसी क्रॉस सेक्शन XX पे अगर हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी, RA.x - HY - WX² / 2। देखिए RA की वैल्यू हमें पता है WL/2, H की वैल्यू हमने निकाल ली है WL² / 8h। देखिए y की इक्वेशन जो पैराबोलिक की इक्वेशन हमने लिख रखी है, यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये सारी वैल्यू जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास mx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी mx = 0। तो हमने किसी xx क्रॉस सेक्शन के ऊपर मोमेंट की इक्वेशन लिखी थी और उसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो आई है 0। देखिए इसका मतलब ये हुआ अगर हम कोई भी क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करते हैं वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमेशा 0 ही आएगी। 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के अंदर अगर कोई यूडियल एक्ट कर रहा हो उसके एंटायर स्पान के ऊपर, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी थ्रू आउट इट्स एंटायर स्पान, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली हमें याद भी रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ होलो सर्कुलर सेक्शन ऑफ अ कॉलम हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल diameters as d and small d respectively. It is subjected to a compressive load having an eccentricity E for no tension condition at the base. Which of the following conditions should be satisfied? देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक होलो सर्कुलर सेक्शन हमें दिया गया है और उसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल जो उसके डायमीटर हैं, एक्सटर्नल डायमीटर हमें कैपिटल D दिया गया है और इंटरनल डायमीटर हमें स्मॉल d दिया गया है। उसके ऊपर एक कंप्रेसिव लोड एक्ट कर रहा है जिसकी इसेंट्रिसिटी हमें स्मॉल e दी गई है, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि नो टेंशन कंडीशन के लिए ऑप्शंस में दिए गए इन चारों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर हमसे इसेंट्रिसिटी की वैल्यू पूछी गई है ताकि जो हमें कॉलम दिया गया है उसके अंदर कहीं पे भी टेंशन जनरेट ना हो। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें होलो सर्कुलर सेक्शन के बारे में पूछा गया है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर हमें कैपिटल D दिया गया है, इंटर डायमीटर हमें स्मॉल d दिया गया है। देखिए इस तरह के सेक्शन के ऊपर जब कंप्रेसिव लोडिंग लगेगी किसी भी ई इसेंट्रिसिटी के ऊपर, अगर उस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कैपिटल D² प्लस स्मॉल d² डिवाइड बाई 8d से अगर कम होगी तो उस सेक्शन के अंदर कहीं पर भी टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, टेंशन नहीं आएगा।
और जो कर्न या फिर कोर होगा उसकी जो शेप होगी वो भी सर्कुलर होगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें इंसेंट्रिसिटी पूछा गया था तो हम इसे टिक कर देंगे, और अगर हमें क्वेश्चन के अंदर डायमीटर पूछा जाए, डायमीटर ऑफ कर्न या फिर कोर, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 कैपिटल डी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे स्मॉल डी दिया गया है लेकिन यहाँ पे जो है कैपिटल डी आएगा। देखिए कई बार एग्जाम में रेक्टेंगुलर सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन के बारे में भी पूछा जाता है। देखिए जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए जो कर्न या फिर कोर की जो शेप होती है वो रोम्बस होती है, तो ये भी हमें याद रखना है। देखिए अगर इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की अगर विड्थ को हम b बोलें तो इधर इसेंट्रिसिटी जो है b/6 होगी और इधर इसेंट्रिसिटी d/6 होगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर हम सर्कुलर सेक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर जो कर्न की शेप होगी वो भी सर्कुलर ही होगी, और अगर हम इस कर्न के डायमीटर की बात करें कैपिटल D/4, और अगर हम इंसेंट्रिसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगी D/8। देखिए इस कर्न का मतलब ये होता है इस एरिया के अंदर कहीं पे भी अगर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो इस पूरे सर्कुलर सेक्शन के अंदर ओनली कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, कहीं पर भी टेंशन जनरेट नहीं होगा। चलिए तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cantilever beam AB fixed at A and carrying a load W at the free end B is found to deflect by delta at the middle point of AB. The deflection of B due to load W/2 at the midpoint will be। देखिए इस क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कैंटिलीवर बीम दिया गया है जिसके अंदर ये पॉइंट A है वो फिक्स है, और इस पॉइंट B पे जो फ्री है वहां पे एक W पॉइंट लोड लगाया गया है, और इस W पॉइंट लोड की वजह से जो पॉइंट C है, इसका जो मिड पॉइंट C है, इस पॉइंट C पर W लोड की वजह से डेल्टा डिफ्लेक्शन आ जाता है। अभी हमें एक और कंडीशन दी गई है जिसके अंदर इस मिड पॉइंट C के ऊपर अगर हम W/2 यूनिट लोड लगाते हैं तो इसकी वजह से ये जो फ्री एंड B था यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आएगा, ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए हमें बेटेज थ्योरम के बारे में पता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो पॉइंट B पे जो लोड लगा और जो पॉइंट B पे जो डिफ्लेक्शन आया, इन दोनों का मल्टीपल किसके बराबर हो जाएगा, जो पॉइंट C पे जो लोड लगा और जो पॉइंट C पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमने ये इक्वेशन लिख ली है। लोडिंग एट C, इसकी वजह से B पे जो डिफ्लेक्शन आया, लोडिंग एट B और इसकी वजह से C पे जो डिफ्लेक्शन आया, तो इस इक्वेशन के अंदर हम सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास जो अननोन है डिफ्लेक्शन एट B वो निकल के क्या आ जाएगा, डेल्टा/2, यानी कि जो ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A simply spotted beam of span L and flexural rigidity EI carries a unit point load at its center. The strain energy in the beam due to bending is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक सिंपली स्पॉटेड बीम दिया गया है जिसका स्पान L हमें दिया गया है, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI दी गई है, और उसके ऊपर हमें बताया गया कि उसके सेंटर पे एक यूनिट पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और इस यूनिट पॉइंट लोड के कारण इस बीम के अंदर स्ट्रेन एनर्जी कितनी आएगी यही हमें बतानी है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से कोई सिंपली स्पॉटेड बीम है AB, अगर उसके सेंटर के ऊपर इस तरह से कोई W पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो तो उसकी वजह से कितनी स्ट्रेन एनर्जी आती है पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिकल लोडिंग है, इस वजह से RA = RB हो जाएगा, और किसके इक्वल हो जाएगा, W/2। एक्स क्रॉस सेक्शन को अगर हम एज्यूम करें तो यहाँ पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखें तो क्या आ जाएगी, MX = RA × X। देखिए RA की वैल्यू हम क्या है W/2 पुट कर देंगे तो हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी, MX = WX/2। देखिए स्ट्रेन एनर्जी निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है। देखिए बेंडिंग मोमेंट की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी निकालते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, m² dx/2EI। देखिए यहाँ पे सिमेट्रिक लोडिंग आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसका जो इंटीग्रेशन है वो 0 से L/2 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस बीम की स्ट्रेन एनर्जी निकल के आ जाएगी। देखिए यहाँ पे जो MX की वैल्यू है वो W/2 × X हम यहाँ पे पुट कर देंगे, और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू निकल के आएगी WL³ / 96 EI। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें W की जगह 1 दे रखा है, यूनिट पॉइंट लोड दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन B है वो करेक्ट हो जाएगा, L³ / 96 EI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A load W is moving on a simply spotted beam of span L from left to right. The maximum bending moment at a distance 0.4 L from left support is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक लोड W दे रखा है और हमें बीम दे रखा है, सिंपली स्पॉटेड बीम है। तो इस सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर ये जो लोड W है ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है
at a distance of 0.4 L from the लेफ्ट स्पॉट से 0.4 L की डिस्टेंस पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से एक सिंपली स्पॉटेड बीम हमें दिया गया है जिसके ऊपर इस तरह से एक W लोड जो है मूव कर रहा है। देखिए ये W लोड जब एक डिस्टेंस पे लेफ्ट स्पॉट से 0.4 L की डिस्टेंस पे आ जाता है तो इस पॉइंट पे इस पॉइंट C के ऊपर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। देखिए जो A है, A डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 0.4 L, अगर ये टोटल L होगी तो B क्या हो जाएगा 0.6 L। देखिए इस पॉइंट C के लिए अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट का एट पॉइंट C तो वो इस तरह से बनेगा और जो ये पॉइंट होगा इसका जो ऑर्डिनेट होगा ये होगा AB डिवाइड बाय L। यहाँ पे A क्या है 0.4 L और B क्या है 0.6 L, इसको L से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस पॉइंट के ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। देखिए AB बाई L की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी 0.6 L मल्टीप्लाई बाई 0.4 L डिवाइड बाई L, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.24 L। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें लोडिंग दी गई है उसको हम इस ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो पॉइंट C है उसके ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो कितनी हो जाएगी 0.24 WL, यानी कि जो ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two concentrated load of magnitude P each acting at a distance L/4 moves on a simply spotted beam of a span L. The maximum bending moment will be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें दो कंसंट्रेटेड लोड दे रखे हैं जिन दोनों का ही मैग्नीट्यूड P है और वो एक दूसरे से L/4 डिस्टेंस पे हैं, एक्ट कर रहे हैं और एक सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर वो दोनों मूव कर रहे हैं और सिंपली स्पॉटेड बीम का जो स्पान हमें L दे रखा है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से दो कंसंट्रेटेड लोड दे रखे हैं जो कि L/4 डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे से एक्ट कर रहे हैं और वो इस स्पान पर इस तरह से मूव कर रहे हैं। देखिए रोलिंग लोड्स के बारे में हमें पता है कि रोलिंग लोड्स के अंदर जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो किसी लोड के अंडर ही आता है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि जो एक लोड है वो इसके सेंटर पे एक्ट कर रहा है। तो इस सेंटर पॉइंट C के लिए अगर हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट के लिए तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम है बेंडिंग मोमेंट का एट पॉइंट C के लिए। देखिए पॉइंट जो C है इस पॉइंट के हम ऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या आएंगे L/4 आ जाएगा, क्योंकि A की वैल्यू L/2 है, B की वैल्यू भी L/2 है। ये दोनों यहाँ पुट करेंगे तो L से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास L/4 निकल के आ जाएगा। देखिए सिमिलर ट्रायंगल से हम ये वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इस ऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी L/8 आ जाएगी। देखिए इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर P लोडिंग लग रही है तो हम क्या करेंगे P को मल्टीप्लाई कर देंगे L/8 से, प्लस यहाँ पे जो लोडिंग लग रही है P उसको मल्टीप्लाई कर देंगे L/4 से। तो हमारे पास पॉइंट C पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C कितना आ जाएगा P इंटू L/4 प्लस P इंटू L/8। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 96 PL डिवाइड बाई 256। देखिए आंसर की के अंदर हमें आंसर जो दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन जो A है वो करेक्ट दे रखा है। देखिए जो आंसर A है ये तब करेक्ट होगा जब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया हो कि पॉइंट C पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं पे भी लोकेशन के बारे में मेंशन नहीं किया गया है। हमें पूछा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा पूरे स्पान के ऊपर, तभी वो देखते हैं कैसे होगा। देखिए ये पॉइंट लोड कहाँ एक्ट कर रहे हैं जब हमें नहीं पता हो तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि वो कहीं x डिस्टेंस पे एक्ट कर रहे हैं। तो पॉइंट 8 से हमने मान लिया कि एक कोई पॉइंट लोड है वो x डिस्टेंस पे है, तो दूसरा कितना हो जाएगा x प्लस L/4 पे एक्ट कर रहा होगा। अगर हम RA प्लस RB की बात करें तो वो इक्वल टू हो जाएगा 2P। अभी RA और RB की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो पॉइंट A है वहां पे मोमेंट को हम 0 लिख देंगे। तो पॉइंट 8 के लिए जो हम मोमेंट की इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस P लोड की वजह से x डिस्टेंस पे, इस P लोड की वजह से x प्लस L/4 डिस्टेंस पे ये दोनों क्लॉकवाइज होंगे, लेकिन इस RB की वजह से L डिस्टेंस पे ये एक्ट कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास RB की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2P इंटू एक्स डिवाइड बाई L प्लस P/4। देखिए ये RB की वैल्यू हम इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो RA की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी RA इज इक्वल टू 7P डिवाइड बाई 4 माइनस 2P इंटू एक्स डिवाइड बाई L। तो ये आ जाएगी। देखिए हमारे पास RA और RB की वैल्यू अगर आ गई है तो हम यहाँ पे x क्रॉस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिख देंगे। तो वो क्या आएगी mx इज इक्वल टू RA इंटू एक्स। तो यहाँ पे जो RA है जो रिएक्शन A पे है वो हमने निकाल ली है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास x क्रॉस सेक्शन के ऊपर बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। देखिए हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमने क्या किया, बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x और इसके इक्वल टू 0 कर दिया तो हमारे पास एक x की वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब ये हुआ ये जो P लोड है x इज इक्वल टू 7
L डिवाइड बाई 16 डिस्टेंस पे एक्ट करेगा तो उस कंडीशन के अंदर इस पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हम क्या करेंगे, जो x हमारे पास निकल के आया है इसकी वैल्यू इस बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो हमारे पास अब जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इस स्पान के ऊपर। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी 98 PL डिवाइड बाई 256। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए आंसर की के अंदर जो आंसर दे रखा है वो ऑप्शन ए जो करेक्ट कर रखा है। ऑप्शन ए तब करेक्ट होगा जब हमें ये बताया गया हो कि इन दोनों में से एक पॉइंट लोड है जो सेंटर पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें स्पेशली पूछा गया हो कि सेंटर के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो ऑप्शन जो ए करेक्ट हो जाएगा। ओवरऑल स्पान के ऊपर अगर पूछा गया हो तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू टू कंसंट्रेटेड लोड जिनका मैग्नीट्यूड P है और वो दोनों एक दूसरे से L/4 की डिस्टेंस पे सिंपली स्पॉटेड बीम के ऊपर जिसका स्पान L है पर मूव कर रहे हैं, तो उसके अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Due to some point load anywhere on a fixed beam, the maximum free bending moment is m. The sum of fixed end moments is. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक फिक्स्ड बीम दिया गया है जिसके ऊपर कहीं पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है जिसकी वजह से मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू m आ रही है। और क्वेश्चन के अंदर हमें जो फिक्स्ड एंड मोमेंट्स आएंगे उन दोनों का समेशन पूछा गया है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शंस में दी गए 3m, 2m, 1.5m या फिर m। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए इस तरह से एक फिक्स्ड बीम दिया गया है जिसके ऊपर कहीं पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। अगर इसका स्पान L है तो इसके लिए हम क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देखिए ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आया है ये इस लोडिंग की वजह से आया है। अगर हम इन फिक्स्ड एंड्स को अज्यूम कर लें कि ये दोनों सिंपली स्पॉटेड हैं तो इस लोडिंग की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा जिसके अंदर ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है बेंडिंग मोमेंट की, इक्वेशन के अंदर हमें दिया गया है कि इसकी वैल्यू m है। तो लोडिंग की वजह से जो डायग्राम बनेगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि लोडिंग की वजह से क्या होगा, वहां पे सैगिंग होगी और सैगिंग क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो एरिया की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 m × L। अभी ये दो एंड को हमने सिंपली स्पॉटेड एज्यूम किया था और लोडिंग की वजह से हमने बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया है। तो अभी फिक्स्ड एंड्स की वजह से जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आएगा उसका डायग्राम क्या है, इस तरह से ट्रेपेजॉइडल बनेगा। हमने एज्यूम कर लिया कि ये साइड के अंदर फिक्स्ड एंड मोमेंट m1 है और दूसरी साइड के ऊपर जो फिक्स्ड एंड मोमेंट है वो m2 है। अगर इसका एरिया अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, m1 + m2 × L डिवाइड बाय 2। तो ये आ जाएगा। देखिए बीम की स्टेबिलिटी के लिए हम क्या है, इन दोनों एरियाज को इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करेंगे तो हमारे पास m1 + m2 की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, इक्वल टू m आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट्स क्या आ जाएगा, वो m के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statement. Sinking of an intermediate spot of a continuous beam. देखिए एक continuous beam के बारे में पूछा जा रहा है। उसके अंदर जो intermediate spot है अगर वो सिंक कर जाती है तो क्या होगा, स्टेटमेंट देखते हैं। Reduces the negative moment at support, increases the negative moment at support, reduces the positive moment at the center of the span, increases the positive moment at the center of the span. देखिए कंटिन्यूस बीम के अंदर अगर इंटरमीडिएट स्पॉट है जो सिंक कर जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि सपोर्ट के ऊपर जो नेगेटिव मोमेंट है उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी और जो पॉजिटिव मोमेंट है एट द सेंटर ऑफ द स्पान उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of collapse load of a propped cantilever of span L carrying a UDL throughout the span of that simply spotted beam carrying the load is. देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेशियो के बारे में पूछा गया है और ये एक रेशियो किसका है, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है उसका कोलैप्स लोड और दूसरा सिंपली स्पॉटेड बीम जिसके ऊपर भी यूडीएल लग रहा है उसका कोलैप्स लोड। तो इन दोनों के कोलैप्स लोड का रेशियो हमें पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह से प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम हमें दिया गया है जिसके ऊपर यूडीएल लग रहा है और दूसरा सिंपली स्पॉटेड बीम हमें दिया गया है जिसके ऊपर भी यूडीएल लग रहा है। देखिए इस प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम के लिए जो कोलैप्स लोड की वैल्यू आएगी तो उसकी वैल्यू होती है 11.656 MP डिवाइड बाय L² और जो सिंपली स्पॉटेड बीम होगा उसके लिए कोलैप्स लोड की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 MP डिवाइड बाय L²। तो ये दोनों वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमें इन दोनों का ही रेशियो पूछा गया है। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, वो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.45 के करीब, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Equilibrium condition, yield conditions and mechanism conditions are the condition to be satisfied by any correct plastic analysis results. Which of the above conditions are used in statistical methods of plastic analysis? प्लास्टिक एनालिसिस का स्टैटिकल जो मेथड है उसके बारे में पूछा गया है
हमें 3 कंडीशन दी गई हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यील्ड कंडीशन और मैकेनिज्म कंडीशन। तो इन तीनों कंडीशन में से कितनी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए स्टैटिकल मेथड ऑफ प्लास्टिक एनालिसिस के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है। हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस ओनली, इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशंस, यील्ड एंड मैकेनिज्म कंडीशंस या फिर इक्विलिब्रियम एंड यील्ड कंडीशन। तो चलिए देखते हैं। देखिए हम 2 तरह के मेथड पढ़ते हैं, काइनेमेटिक मेथड और दूसरा होता है स्टैटिक मेथड। काइनेटिक मेथड के अंदर क्या होता है कि जो लोड हम लेते हैं उसकी वैल्यू अल्टीमेट लोड से ज्यादा होनी चाहिए या इक्वल भी हो सकती है, और स्टैटिक मेथड के अंदर जो लोड की वैल्यू है वो अल्टीमेट लोड से कम होनी चाहिए या इक्वल भी हो सकती है। देखिए जो काइनेटिक मेथड है उसके अंदर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, पहली है इक्विलिब्रियम कंडीशन, दूसरी है मैकेनिज्म कंडीशन। वही अगर हम स्टैटिक मेथड की बात करें तो उसके अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन ये दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए जो काइनेमेटिक मेथड है ये एक अनसेफ थ्योरम है और स्टैटिक मेथड की बात करें तो ये एक सेफ थ्योरम है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें स्टैटिक मेथड के बारे में पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन और यील्ड कंडीशन। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए अभी जो हमने 3 कंडीशंस की बात करी थी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हमें कोलैप्स लोड की एक यूनिक लोएस्ट वैल्यू हमें मिलती है। तो इस थ्योरम को हम यूनिकनेस थ्योरम बोलते हैं, और ये जो यूनिकनेस थ्योरम होती है इसमें हमें सेफ्टी भी मिलती है और इकोनॉमी भी मिलती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो, इनडेटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हो, तो उसके लिए जनरली हम काइनेटिक मेथड को प्रीफर करते हैं, काइनेटिक मेथड को यूज करते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्टिफनेस ऑफ ए बीम एट द नियर एंड व्हेन द फार एंड इज हिंज्ड टू द स्टिफनेस ऑफ द बीम एट द नियर एंड व्हेन द फार एंड इज फिक्स्ड विल बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेशियो पूछा गया है स्टिफनेस का, और हमें 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन के अंदर बीम के अंदर क्या है कि जो फार एंड है वो हिंज्ड है, और दूसरी कंडीशन के अंदर क्या है कि जो फार एंड है वो फिक्स्ड है। तो देखते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। देखिए नियर एंड पे स्टिफनेस की वैल्यू 4EI डिवाइड बाई L होगी जब फार एंड फिक्स्ड हो। नियर एंड पे स्टिफनेस की वैल्यू 3EI बाई L होगी जब फार एंड हिंज्ड हो। नियर एंड पे स्टिफनेस की वैल्यू 3EI बाई L होगी जब फार एंड रोलर सपोर्ट हो, और नियर एंड पे स्टिफनेस की वैल्यू 0 होगी जब फार एंड फ्री हो। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन के अंदर हमें OB की स्टिफनेस डिवाइडेड बाय OA की स्टिफनेस के बारे में पूछा गया था, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टू बी सॉल्व्ड इन दी स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज इक्वल टू। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड के बारे में पूछा गया है कि उसके अंदर हमें कितनी इक्वेशंस को सोल्व करना पड़ेगा। ऑप्शंस में दिए गए हैं, इक्वल टू द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, इक्वल टू द डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी, इक्वल टू द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द स्ट्रक्चर, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक होता है फोर्स मेथड, दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। देखिए जो फोर्स मेथड होते हैं इनको हम फ्लेक्सिबिलिटी कंपैटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड्स होते हैं इनको हम स्टिफनेस या फिर इक्विलिब्रियम मेथड्स भी बोलते हैं। देखिए जो फोर्स मेथड होते हैं उनके अंदर जो रिएक्शंस, जो फोर्सेस होते हैं वो अननोन होते हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट मेथड होते हैं उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं वो अननोन होते हैं, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए जो फोर्स मेथड के अंदर जो हमें कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो इक्वल होती है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी DS के इक्वल होती है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर हमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी DK के इक्वल होती है। देखिए जो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जितनी इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के इक्वल होगी, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कास्तिग्लिआनो थ्योरम, स्ट्रेन एनर्जी मेथड, वर्चुअल वर्क मेथड, क्लैपेरॉन 3 मोमेंट थ्योरम, कॉलम एनालॉजी मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, ये सारे क्या हैं फोर्स मेथड के एग्जांपल्स हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करें तो स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कानीज मेथड, स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, ये सारे डिस्प्लेसमेंट मेथड के एग्जांपल्स हैं, तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 identical prismatic members AD, BD and CD are rigidly joined at D to form a plane frame. The end A and B are fixed and end C is simply spotted. If a moment of 8.25 kN is applied at the simply spotted end C, then the magnitude of moment at the end A is। देखिए क्वेश्चन को डायग्राम की मदद से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें 3 मेंबर्स दिए गए हैं, AD, BD, CD। ये जो तीनों मेंबर्स हैं पॉइंट D पे रिजिडली ज्वाइंट हैं। जो पॉइंट A है और जो पॉइंट B है
ये फिक्स्ड है और जो पॉइंट सी है यहाँ पे मेंबर सिंपली स्पॉटेड है। अभी क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर पॉइंट सी के ऊपर 8.25 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई किया जाए तो पॉइंट ए के ऊपर कितना मोमेंट आएगा ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंबर्स की स्टिफनेस के बारे में देखा था। अगर फार एंड फिक्स्ड हो तो मेंबर की स्टिफनेस क्या होती है 4EI/L। तो DA के लिए स्टिफनेस 4EI/L हो जाएगी, DB मेंबर के लिए स्टिफनेस 4EI/L हो जाएगी और जो मेंबर DC है जिसके अंदर जो फार एंड है C, तो मेंबर DC के लिए जो स्टिफनेस की वैल्यू 3EI/L हो जाएगी। देखिए अगर पॉइंट C के ऊपर मोमेंट अप्लाई किया जाए और उसका फार एंड D अगर फिक्स्ड एंड हो तो पॉइंट D के ऊपर एक कैरी ओवर मोमेंट आएगा ड्यू टू मोमेंट अप्लाइड एट पॉइंट C। तो इस कैरी ओवर मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो मोमेंट हमने C पे अप्लाई किया है उसका हाफ हो जाएगी। 8.25 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट D के ऊपर मोमेंट जितना कैरी ओवर हुआ है 4.125 किलो न्यूटन मीटर, ये इतना मोमेंट कैरी ओवर हो जाएगा। तो पॉइंट D पे मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी 4.125 किलो न्यूटन मीटर। अभी जो पॉइंट D के ऊपर मोमेंट आया है अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन तीनों मेंबर के अंदर तो इसकी वजह से जो मेंबर DA है उसके अंदर कितना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। मेंबर DA की जो स्टिफनेस है वो है 4EI/L और तीनों मेंबर की टोटल स्टिफनेस की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी 4 + 4 + 3 यानी कि 11EI/L। तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 में से 4 कौन से में आ रही है DA के अंदर। तो अगर हम मेंबर DA के अंदर मोमेंट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आएगी 4/11 मल्टीप्लाइड बाय दी जितना मोमेंट पॉइंट D के ऊपर आ रहा है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मेंबर DA के अंदर कितना मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5 किलो न्यूटन मीटर। देखिए जो मेंबर DA है इसके अंदर पॉइंट A है जो फिक्स्ड एंड है। अगर मेंबर D के ऊपर 1.5 किलो न्यूटन मीटर का मोमेंट अप्लाई करेंगे तो इस 1.5 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट की वजह से पॉइंट A के ऊपर कितना मोमेंट कैरी ओवर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 डिवाइड बाय 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट A है उसके ऊपर मोमेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75 किलो न्यूटन मीटर। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया कि हमें क्वेश्चन के अंदर 8.25 किलो न्यूटन मीटर का एक मोमेंट दे रखा था जो पॉइंट C के ऊपर लग रहा है, उसकी वजह से हमने पॉइंट D के ऊपर कितना मोमेंट कैरी ओवर होगा वो हमने निकाल लिया था। उसकी वैल्यू आई थी 4.125 किलो न्यूटन मीटर। तो ये जो मोमेंट है ये पॉइंट D के ऊपर आएगा और इस मोमेंट को हम फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों मेंबर्स के अंदर। तो जब हमने इस मोमेंट को तीनों मेंबर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो मेंबर DA के अंदर कितना मोमेंट आ गया उसकी वैल्यू आ गई 1.5 किलो न्यूटन मीटर। अभी DA मेंबर की बात करें, अगर पॉइंट D के ऊपर 1.5 किलो न्यूटन मीटर का अगर मोमेंट अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से तो उसका जो फार एंड जो फिक्स्ड एंड है पॉइंट A उसके ऊपर कितना मोमेंट कैरी ओवर हो जाएगा तो इसका हाफ हो जाएगा यानी कि 0.75 किलो न्यूटन मीटर इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स फॉर ए स्ट्रक्चर इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं इक्वल टू नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेज, मोर देन नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेज, लेस देन नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेज या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेज +3। चलिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है ये एक फोर्स मेथड है और जो स्टिफनेस मेथड है ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। देखिए फ्लेक्सिबिलिटी होता है डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय यूनिट फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट जो है लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके अंदर हमें मोमेंट लेना पड़ेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके अंदर हम फोर्स से डिवाइड करेंगे। जो फ्लेक्सिबिलिटी मेथड है ये एक फोर्स मेथड है। इसके अंदर जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी DS के इक्वल होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। वहीं अगर स्टिफनेस मेथड की बात करें तो जो स्टिफनेस होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी के इनवर्स के इक्वल होती है। स्टिफनेस क्या हो जाएगी फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमें ध्यान रखना है। जो स्टिफनेस मेथड है ये एक डिस्प्लेसमेंट मेथड है तो ये भी हमें ध्यान रखना है। स्टिफनेस मेथड के अंदर जो मैट्रिक्स होती है उसका जो ऑर्डर होता है वो डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इनडिटरमिनेंसी के इक्वल होता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स के बारे में पूछा गया था तो उसके अंदर जो ऑर्डर है इक्वल टू नंबर ऑफ रिडंडेंट फोर्सेज, तो जो ऑप्शन 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए रिवेट इन डबल शेयर टू दैट इन ए सिंगल शेयर विल बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें रिवेट के बारे में पूछा गया है और इसके अंदर हमें एक रेशियो बताना है और ये रेशियो किसका है डबल शेयर और सिंगल शेयर के अंदर जो रिवेट्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथ का रेशियो कितना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए रिवेट इन सिंगल शेयर में ये डायग्राम दिखा रखा है और जो रिवेट्स डबल शेयर के अंदर होती है उसके अंदर ये डायग्राम दिखा रखा है। यहाँ पे डबल शेयर लग रहा है और यहाँ पे सिंगल शेयर के अंदर है रिवेट। चलिए इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है π/4 d डैश
स्क्वायर इंटू एफ एस। यहाँ पे जो एफ एस है ये अलोवेबल शियर स्ट्रेस है रिवेट के अंदर, और यहाँ पे जो डी डैश है ये डायमीटर होल है, या फिर इसको कहें ग्रॉस डाया ऑफ रिवेट। चलिए ये जो फॉर्मूला है सिंगल शेयर के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, वहीं अगर हम डबल शेयर की बात करें तो इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि डबल शेयर टू सिंगल शेयर का रेशियो पूछा गया है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एस कर्व हाइड्रोग्राफ इज यूज्ड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे एस कर्व हाइड्रोग्राफ के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं टू एस्टिमेट द पीक फ्लड फ्रॉम अ बेसिन ड्यू टू अ गिवन स्टॉर्म, टू कन्वर्ट द यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ अ गिवन ड्यूरेशन इनटू अ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ एनी अदर ड्यूरेशन, टू डेवलप सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, टू एस्टिमेट द इनफिल्ट्रेशन लॉसेज। देखिए जो एस कर्व हाइड्रोग्राफ है उसका यूज किया जाता है किसी भी गिवन ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ को किसी भी अदर ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ के अंदर हमें अगर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम एस हाइड्रोग्राफ का यूज करते हैं, यानी कि इसका जो आंसर है ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कई बार एग्जाम्स में हमें इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज QE के बारे में पूछ लिया जाता है कि एस कर्व हाइड्रोग्राफ के लिए आप इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज या फिर आप पीक डिस्चार्ज की वैल्यू बताइए। तो उसका जो फॉर्मूला है हमें ध्यान रखना है, वो होता है 2.78 इंटू A/D। यहाँ पे जो A है इसको हम पुट करेंगे एरिया को स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इसको अगर हम आवर्स के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज की वैल्यू निकल के आ जाएगी इन मीटर क्यूब पर सेकंड। तो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A flood with a return period of 100 years is the flood which occurs। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक फ्लड का रिटर्न पीरियड दे रखा है 100 years, और हमें क्वेश्चन के अंदर उस फ्लड के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं कि जो फ्लड है वो हर 100वें साल अकर होगी, हर 100वें साल आएगी। द मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड फ्लड इन द पास्ट 100 years, once in every 100 year on the average, only after 100 years in the immediate future। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए किसी फ्लड का अगर हमें रिटर्न पीरियड दे रखा है 100 साल, तो उसका मतलब ये हुआ कि ऑन एन एवरेज हर 100 साल के अंदर फ्लड अकर होगी, फ्लड आएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक सबमर्ज्ड कर्व्ड सरफेस दे रखी है, तो हमें उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज जो आएंगे उसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस में दिए गए हैं मास ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, द फोर्स ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑन वर्टिकल प्लेन, नन ऑफ अबव। चलिए पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए जो रेड कलर के अंदर दिखा रखी है ये एक कर्व्ड सरफेस है जो कि वाटर के अंदर सबमर्ज कर रखा है उसको। तो इसके ऊपर जो है हॉरिजॉन्टली अगर Fx फोर्स लग रहा हो और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर डाउनवर्ड अगर Fy उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस लग रहे हो, तो अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, Fr इज इक्वल टू अंडर ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। चलिए अगर हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है ये होता है वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस, यानी कि इस कर्व्ड सरफेस के अंदर अगर वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर हम जाएंगे तो इस कर्व्ड सरफेस ने जितने वाटर को सपोर्ट कर रखा है उसी के वेट को हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, Fy बोलेंगे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी है जो करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेज इज वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय द कर्व्ड सरफेस। वहीं अगर हमें क्वेश्चन के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, अगर हम इस कर्व्ड सरफेस को एक वर्टिकल प्लेन के ऊपर प्रोजेक्ट करें तो इस वर्टिकल प्लेन के अंदर यहाँ पर कहीं पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा। अगर इस पॉइंट की हम वर्टिकल से डेप्थ निकालें और उसको h बार से अगर रिप्रेजेंट करें एंड इस पॉइंट पे अगर प्रेशर की हम वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आ जाएगी, रो जी h बार। अगर हम इसको जो प्रोजेक्टेड एरिया है A उससे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The value of kinetic energy correction factor for the viscous flow through circular pipe is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू पूछी गई है विस्कस फ्लो के लिए। ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 1.33, 1.5, 2.0 या फिर 1.25। देखिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और एक होता है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन दोनों की वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है। देखिए लैमिनार फ्लो के लिए काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 2 और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की वैल्यू होती है 1.33। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन शार्प कर्व्स वाइडनिंग ऑफ कैरिजवे इज डन बाय। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे कैरिजवे के बारे में पूछा गया है कि उनकी अगर वाइडनिंग करनी हो कहाँ पे, शार्प कर्व पे, तो कैसे करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं। बाय प्रोवाइडिंग मोर विड्थ ऑन द इनर कर्व, प्रोवाइडिंग मोर विड्थ ऑन द आउटर कर्व, डिस्ट्रीब्यूटिंग हाफ ऑन इनर एंड हाफ ऑन द आउटर कर्व,
डिस्ट्रीब्यूटिंग 3/4 ऑन द आउटर कर्व एंड 1/4 ऑन द इनर कर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, बाय प्रोवाइडिंग मोर विड्थ ऑन द इनर कर्व। तो ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन अर्दन रोड द मिनिमम डिजायरेबल ग्रेडियंट इज। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे अर्दन रोड के बारे में पूछा गया है कि उसकी मिनिमम डिजायरेबल ग्रेडियंट कितनी होनी चाहिए। ऑप्शंस में दी गए हैं 1/12, 1/20, 1/120, 1/200। देखिए जो अर्दन रोड होती है उसके लिए जो मिनिमम डिजायरेबल ग्रेडियंट की वैल्यू होती है वो होती है 1/120, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of permissible bearing stress of power driven shock rivets to the yield stress of mild steel is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेशियो के बारे में बताना है और ये रेशियो किसका है? पावर ड्रिवन शॉक रिवेट्स की परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस और माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेस, इन दोनों का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए। ऑप्शन में दिए गए हैं 0.67, 0.87, 0.9 या फिर 1। देखिए आईएस कोड के अंदर रिवेट और बोल्ट्स के लिए कुछ परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यूज दे रखी हैं। देखिए फास्टनर टाइप के अंदर अगर पावर ड्रिवन हो तो उनके लिए अलग वैल्यूज हैं और अगर हैंड ड्रिवन रिवेट्स हो तो उसके लिए अलग वैल्यूज हैं। देखिए पावर ड्रिवन में भी दो तरह की हैं, शॉप रिवेट्स हैं और दूसरा फील्ड रिवेट्स हैं। देखिए अगर शॉप्स के अंदर अगर रिवेटिंग की जाती है तो उसके लिए एक्सियल टेंशन की परमिसिबल वैल्यू 100 मेगापास्कल होती है, शियर स्ट्रेस की परमिसिबल वैल्यू भी 100 मेगापास्कल होती है और बीयरिंग स्ट्रेस की जो परमिसिबल वैल्यू है वो 300 मेगापास्कल होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अंदर हमसे शॉप रिवेट की परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस और माइल्ड स्टील के यील्ड स्ट्रेस का रेशियो पूछा गया है। देखिए शॉप रिवेट्स के लिए परमिसिबल बीयरिंग स्ट्रेस जो है वो 300 मेगापास्कल है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे माइल्ड स्टील के यील्ड स्ट्रेस से तो ये रेशियो जो निकल के आएगा इसकी वैल्यू होगी 1.2, जो ऑप्शंस में कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1.2। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए आईएस कोड में जो जितनी भी परमिसिबल वैल्यूज दी गई हैं एक्सियल टेंशन, शियर और बियरिंग की, इस सारी वैल्यू हमें ध्यान रखनी है। क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली वैल्यू भी पूछी जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 20 ml of an odorless water sample is needed with 180 ml of odor-free distilled water to produce 200 ml mixture, then the threshold order number TON of water sample is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर TON की वैल्यू पूछी गई है और क्वेश्चन के अंदर हमें जो ऑर्डर्स वाटर सैंपल है, जो वेस्ट वाटर सैंपल है, उसका वॉल्यूम 20 ml दिया गया है और जो डिस्टिल्ड वाटर सैंपल है उसका वॉल्यूम 180 ml दिया गया है। इन दोनों को मिला के हमें 200 ml का मिक्सचर बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर होता है TON, इसका फॉर्मूला होता है A+B डिवाइड बाय A। यहाँ पे जो A होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर्स वाटर सैंपल और जो B होता है ये होता है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर फ्री यानी कि डिस्टिल्ड वाटर। तो क्वेश्चन के अंदर हमें ऑर्डर्स वाटर सैंपल की वॉल्यूम 20 ml दे रखी है और जो ऑर्डर फ्री वाटर सैंपल है उसका वॉल्यूम 180 ml दे रखा है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास 200 ml का टोटल मिक्सचर मिलता है। तो सारी A और B की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 10। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोगुलेंट शुड बी यूज फॉर सेडिमेंटेशन व्हेन टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर एक्सीड। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे कोगुलेंट के बारे में पूछा गया है कि उसका यूज कब किया जाता है। ऑप्शंस में दिए हैं 5 ppm, 10 ppm, 50 ppm या फिर 100 ppm। देखिए जब रॉ वाटर के अंदर टर्बिडिटी की वैल्यू 50 ppm से अगर ज्यादा हो जाती है हमें उस टाइम पे कोगुलेंट को ऐड करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो सी है 50 ppm। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A flow net constructed for an earth dam storing water to a height of 20 meter. The number of flow channels and number of potential drops are found to be 4 and 10 respectively. If the permeability of dam material is 3 meter per day, the seepage per meter length of the dam is equal to। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें सीपेज पर मीटर लेंथ की वैल्यू पूछी गई है और हमें क्या क्या डेटा दिया गया है क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। देखिए जो अर्थ डैम है ये वाटर को 20 मीटर हाइट तक स्टोर कर रहा है। क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स की वैल्यू 4 दी गई है, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स की वैल्यू 10 दी गई है, डैम मटेरियल की जो परमेबिलिटी है वो 3 मीटर पर डे दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो हाइट कैपिटल H 20 मीटर हमें दी गई है, परमेबिलिटी 3 मीटर पर डे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स 4, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स 10। देखिए सीपेज पर मीटर लेंथ निकालने का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है स्मॉल q इज इक्वल टू KHNF डिवाइड बाय ND। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमें परमिबिलिटी K की वैल्यू हम 3 मीटर पर डे पुट कर देंगे, जो हाइट हमें 20 मीटर दे रखी है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हमें 4 दे रखे हैं, नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 24 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर, यानी कि पर मीटर लेंथ के ऊपर हमें जो सीपेज की वैल्यू है वो कितनी मिलेगी 24 मीटर क्यूब पर डे, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A canal has to irrigate 12,000 hectares of rice with a duty of 1,000 hectares per cubic. If the capacity factor is 0.8 and the time factor is 0.75, then the design discharge of canal is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें डिजाइन डिस्चार्ज के बारे में पूछा गया कैनाल के, और जो एक कैनाल है ये 12 हेक्टेयर्स एरिया को इरिगेट कर रही है, और जो हमें ड्यूटी डी की वैल्यू हमें दी गई है वो दी गई है 1000 हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। देखिए दो फैक्टर हमें दिए गए हैं, एक कैपेसिटी फैक्टर दिया गया है 0.8 और दूसरा टाइम फैक्टर दिया गया है 0.75। तो हमें डिजाइन डिस्चार्ज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हम कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर के बारे में देख लेते हैं। देखिए जो कैपेसिटी फैक्टर होता है ये होता है इट्स द रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू द फुल सप्लाई डिस्चार्ज, और जो टाइम फैक्टर होता है ये होता है इट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड। तो इन दोनों फैक्टर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो कैपेसिटी फैक्टर क्या है, मीन सप्लाई डिस्चार्ज और फुल सप्लाई डिस्चार्ज का जो रेशियो है वही कैपेसिटी फैक्टर है। और जो टाइम फैक्टर क्या है कि कैनाल एक्चुअली कितने दिन कैनाल के अंदर पानी आया, और डिवाइडेड बाय इरिगेशन पीरियड क्या है उसका इन डेज के अंदर, तो उसका जो रेशियो है वो टाइम फैक्टर होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली यूनिट से भी कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा यूनिट्स का भी ध्यान रखें। देखिए हम क्या करेंगे, डिजाइन डिस्चार्ज के लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर हमें जो एरिया दे रखा है 12,000 हेक्टेयर्स, अगर उसको हम उसकी जो ड्यूटी है उससे डिवाइड करेंगे, ये हेक्टेयर से हेक्टेयर कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर 12 क्यूमेक। अभी इस 12 को क्या है हम जो दो फैक्टर दिए गए हैं इन दोनों से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली जो डिजाइन डिस्चार्ज है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If SL is the specific gravity of lighter liquid in manometer, SO is the specific gravity of fluid flowing, and X is the difference of lighter fluid liquid levels in differential manometer, then the difference of pressure head H measured by differential manometer containing lighter liquid is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड जो H होता है इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रखा है, किसके अंदर, डिफरेंशियल मैनोमीटर के अंदर। देखिए जो प्रेशर हेड H का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H इज इक्वल टू x1 माइनस SL डिवाइडेड बाई S नोट। तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब हमें मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो लाइटर फ्लूइड है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कम है, किससे, जो फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है उससे। अगर मैनोमीटर के अंदर हम हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड अगर हम यूज करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू x स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड इन मैनोमीटर डिवाइड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग माइनस 1। तो लाइटर फ्लूइड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और मैनोमीटर के अंदर कोई हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी का फ्लूइड अगर है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये दोनों फॉर्मूले में पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two footings, one with circular and other of square, are founded on the surface of cohesionless soil. Assuming that the diameter of circular footing is same as the width of square footing, then the ratio of their ultimate bearing capacity according to Terzaghi। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक रेशियो पूछा गया और ये रेशियो किसका है, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटीज का। हमें क्वेश्चन के अंदर दो तरह की फुटिंग बताई गई है, एक है सर्कुलर फुटिंग और दूसरी जो है स्क्वायर फुटिंग। इस सर्कुलर फुटिंग का जो डायमीटर है वो इस स्क्वायर फुटिंग की विड्थ का इक्वल है। तो इन दोनों फुटिंग के अंदर इनकी जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटीज आएगी उनका रेशियो हमें बताना है। चलिए क्वेश्चन में कुछ और चीजें हमें बताई गई हैं कि जो फुटिंग है ये सरफेस के ऊपर रेस्ट कर रही है, यानी कि जो डेप्थ ऑफ फुटिंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और जो सोइल है वो कोहेजनलेस सोइल है, यानी कि इसके लिए जो कोहेजन है सी की वैल्यू वो भी 0 हो जाएगी। चलिए देखते हैं तरजागी ने कौन से फॉर्मूले दिए हैं। देखिए अगर जो फुटिंग है वो स्ट्रिप फुटिंग है तो उसके लिए जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है CNC प्लस गामा DFNQ प्लस 0.5 गामा BN गामा। देखिए सर्कुलर फुटिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 1.3 टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है और यहाँ पे 0.5 की जगह 0.3 आ जाता है। वही स्क्वायर फुटिंग की अगर हम बात करें तो ये 1.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो इसकी लास्ट टर्म है वो 0.5 की जगह 0.4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तीनों फॉर्मूले में याद रखने हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया कि कोहेजन जो है कोहेजनलेस सोइल है, तो ये जो टर्म्स हैं तीनों ये सी की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें ये भी बताया गया कि जो फुटिंग है वो सरफेस पे एग्जिस्ट कर रही है तो इसके लिए जो डेप्थ ऑफ फुटिंग हो जाएगी वो भी 0 हो जाएगी, तो ये तीनों टर्म भी 0 हो जाएंगी। अभी क्वेश्चन के अंदर हमसे सर्कुलर और जो स्क्वायर फुटिंग है इन दोनों का रेशियो पूछा गया है, इनकी जो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटीज का रेशियो पूछा गया है। अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the size of fillet weld as shown in the figure is 8 mm, then the safe load carried by the welded joint without exceeding the stress of 100 Newton per mm square will be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दिया गया है 8 mm, यानी कि S की वैल्यू हमें 8 mm दी गई है और जो परमिसिबल स्ट्रेस दिया गया है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अभी क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि इसके लिए सेफ लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी विदाउट एक्सीडिंग 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इससे ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर
हमें साइज ऑफ फिलेट वेल्ड दे रखा है 8 mm। अगर उसको हम के की वैल्यू हम क्या है 0.7 ले लेंगे फिलेट वेल्ड के लिए, थ्रोट थिकनेस की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5.6 mm। चलिए देखिए, अगर हम इफेक्टिव लेंथ की बात करें, इफेक्टिव वेल्ड लेंथ, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। तो हम यहाँ 3 साइड के अंदर वेल्ड कर रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा 100 प्लस 75 प्लस 100 यानी कि 275 mm क्या आ जाएगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी वेल्ड की। देखिए हमें अगर सेफ लोड निकालना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो परमिसिबल स्ट्रेस हमें दे रखा है, अगर उसको हम इफेक्टिव लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें और उसको अगर हम थ्रोट थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या है, सेफ लोड की वैल्यू आ जाएगी। देखिए परमिसिबल स्ट्रेस हमें 100 न्यूटन पर mm दे रखा है, इफेक्टिव लेंथ हमने 275 mm निकाल ली है, थ्रोट थिकनेस भी हमें 5.6 mm हमने निकाल ली है। इस सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारे पास निकल के आ जाएगा 154 किलो न्यूटन। इसका मतलब जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the total alkalinity of a water sample is 300 milligram per liter and the total hardness is 100 milligram per liter, then the carbonate and non-carbonate hardness are respectively। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें कार्बोनेट और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में पूछा गया है और क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि वाटर जो है उसके अंदर टोटल एल्कलिनिटी 300 मिलीग्राम पर लीटर है, टोटल जो हार्डनेस है वो 100 मिलीग्राम पर लीटर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए जो टोटल हार्डनेस होती है और जो टोटल एल्कलिनिटी होती है, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वही इस वाटर सैंपल के लिए कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल हार्डनेस जो है 100 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है, एल्कलिनिटी की वैल्यू हमें 300 मिलीग्राम पर लीटर दे रखी है। इन दोनों में से छोटा कौन सा आ जाएगा 100, तो कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मिलीग्राम पर लीटर। देखिए हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू आ गई है, तो हम क्या करेंगे, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के लिए हम क्या करेंगे, टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बोनेट हार्डनेस 100 मिलीग्राम पर लीटर, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस 0। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5-day BOD of a wastewater sample at 20 degrees Celsius was found as 120 milligram per liter. Then 8-day BOD of the same water sample at 20 degrees Celsius, given that deoxygenation constant at 20 degrees Celsius base 10 is equal to 0.1 per day will be। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें एक वेस्ट वाटर सैंपल की 5-day BOD हमें दी गई है और क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया कि 8-day BOD उसकी क्या होगी और क्वेश्चन के अंदर हमें डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट KD की वैल्यू 0.1 पर डे दे रखी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए अगर हम 8-day BOD और 5-day BOD का अगर रेशियो लिखें तो क्या आएगा। देखिए 8-day BOD के लिए हम क्या करेंगे, देखिए KD की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर हमें 0.1 दे रखी है और हम 8-day BOD की बात करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। वहीं अगर 5-day BOD की बात करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमें 5-day BOD की वैल्यू हमें दे रखी है 120 मिलीग्राम पर लीटर और 8-day BOD की वैल्यू हमें निकालनी है। 5-day BOD की वैल्यू हमने क्या लिख दी 120 मिलीग्राम पर लीटर और इस पूरे का जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8-day BOD ऑफ द वेस्ट वाटर सैंपल 147.7 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A filter unit has dimension 4.5 meter by 9 meter. After filtering 10,000 meter cube per day in 24 hours, the filter is backwashed at a rate of 10 liters per meter square per second for 15 minutes. The rate of filtration of filter in meter cube per meter square per hour is। देखिए क्वेश्चन के अंदर हमसे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन पूछी गई है फिल्टर की और उसकी हमें यूनिट दी गई है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर के अंदर हमें उसको बताना है। देखिए जो हमें फिल्टर दिया गया है उसकी डायमेंशन दी गई है 4.5 मीटर बाय 9 मीटर, तो ये इसका एरिया हो जाएगा फिल्टर का। देखिए जो फिल्टर है ये 24 आवर्स के अंदर 10,000 मीटर क्यूब वाटर को फिल्टर कर रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए एरिया ऑफ फिल्टर क्या हो जाएगा 4.5 मीटर बाय 9 मीटर, पर डे फिल्ट्रेशन कितना आ रहा है 10,000 मीटर क्यूब। देखिए आंसर जो हमें चाहिए वो चाहिए मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, इसकी यूनिट में। तो हम क्या करेंगे, जितना वाटर एक दिन के अंदर फिल्टर हो रहा है उसको हम फिल्टर के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यूनिट क्या आएगी मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। देखिए इस डे को आवर के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया 24 से यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या निकल के आ जाएगी 10.288 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर आवर, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Thar desert extend from space and surrounded by Aravalli ranges on the east। ऑप्शंस में दी गए इंडस रिवर, घग्गर रिवर, सतलज रिवर या फिर नन ऑफ अबो। देखिए जो थार डेजर्ट है इट एक्सटेंड फ्रॉम सतलज रिवर एंड सराउंडेड बाय अरावली रेंजेस ऑन द ईस्टर्न पार्ट। देखिए इसके अलावा अगर हम साउदर्न पार्ट की बात करें तो थार के जो साउथ के अंदर क्या है ग्रेट रन ऑफ कच्छ है। वही अगर हम इसके वेस्ट की बात करें, इसके पश्चिम की बात करें तो यहाँ पे क्या है इंडस रिवर है। इसके वेस्ट, इसके नॉर्थ वेस्ट के अंदर इंडस रिवर है, इसके साउथ के अंदर रन ऑफ कच्छ है एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम सतलज रिवर एंड सराउंडेड बाय अरावली रेंजेस इन ईस्ट, पूर्व के अंदर। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन जो सी है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द अजमेर डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू स्पेस सब डिविजन्स। जो अजमेर जिला है वो कितने उपखंडों में विभाजित है? ऑप्शंस में दिए गए हैं 2, 3, 4 या फिर 5। देखिए जो अजमेर जिला है ये 4 उपखंडों में सब डिवीजन के अंदर डिवाइडेड है। पहला है अजमेर, दूसरा ब्यावर, तीसरा केकड़ी और चौथा है किशनगढ़। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म का धर्म स्थल है? ऑप्शंस में दिए गए हैं बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म या फिर जैन धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। माउंट आबू के जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो जैन धर्म के धर्मस्थल हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे 5 मंदिरों का समूह है। इसमें पहले है आदिनाथ, ये जो मंदिर है वो ऋषभ देव का मंदिर है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके जो शिल्पी थे वो है कीर्तिधर, तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसको बनवाया किसने था? विमल शाह ने, इसलिए इसको विमल शाही मंदिर भी बोलते हैं। देखिए कर्नल जेम्स टोन ने इस मंदिर के बारे में एक बात कही थी, भारत देश में भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन आता है तो वह विमल शाह का मंदिर है। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोन ने। ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे नेमिनाथ देवरानी जेठानी का भी मंदिर है, पितलहर मंदिर, भीमशाह का मंदिर, खरत वसई मंदिर, महावीर स्वामी का मंदिर। तो ये 5 मंदिर हैं, ये सारे क्या हैं? माउंट आबू पे स्थित हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। माउंट आबू कहाँ है? सिरोही के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 बेसिन किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस में दिए गए अलवर, बांसवाड़ा, पाली या फिर टोंक। देखिए यहाँ 2 चीजें, एक है 56 का मैदान, दूसरा है 56 की पहाड़ियां। देखिए इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए अगर हम 56 के मैदान की बात करें तो ये कहाँ पे है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में माही नदी के बेसिन पर 56 ग्राम समूहों का एक क्षेत्र है जिसको हम 56 का मैदान बोलते हैं। वहीं अगर हम 56 की पहाड़ियों की बात करें, नाकोड़ा पर्वत की बात करें, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये बाड़मेर जिले के अंदर सिवाना क्षेत्र के अंदर स्थित है। क्वेश्चन के अंदर हमें 56 का मैदान, 56 के बेसिन के बारे में पूछा गया था। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में स्थित है, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धामण, करड़ और अंजन निम्नलिखित हैं। ऑप्शंस में दिए गए हैं राजस्थान में भेड़ की प्रजाति, राजस्थान में अरंडी के बीज की प्रजाति, राजस्थान में घास की प्रजाति या फिर गौरी नृत्य के 3 कलाकार। देखिए जो धामण, करड़ और अंजन है ये राजस्थान के अंदर क्या है? घास की प्रजातियां हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्लाह जिला बाई ऑप्शन में दिए गए हैं राजस्थानी लेखक हैं, राजस्थानी लोक गायक, संगीतकार या फिर समाज सेविका। देखिए जो अल्लाह जिला बाई हैं राजस्थान की लोक गायक हैं, यानी कि जो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए जो अल्लाह जिला बाई हैं इन्होंने के मात्र 13 वर्ष की आयु के अंदर इन्हें राज गायिका की पदवी प्राप्त हो गई थी। इन्होंने महाराजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर इन्होंने गायकी की है। इनके जो लोकप्रिय गीत हैं उनमें आते हैं केसरिया बालम, बाई सारा बीरा, काली काली काजलियरी रेख, झालो दिए जाए। तो ये सारे अल्लाह जिला बाई के लोकप्रिय गीत हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी सती मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिए गए सीकर, झुंझुनू, करौली या फिर उदयपुर। देखिए जो रानी सती मंदिर है ये झुंझुनू के अंदर स्थित है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए झुंझुनू के अंदर भाद्र कृष्ण अमावस्या को रानी सती मेला लगता है, और ये मेला कब लगता है? भाद्र कृष्ण अमावस्या को, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाणगंगा नदी निम्न में से किन 3 जिलों में बहती है? ऑप्शन में दिए गए जयपुर, दौसा, भरतपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर कोटा, बारां, झालावाड़। देखिए जो बाणगंगा नदी है इसको अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, इसको ताला नदी भी बोलते हैं। देखिए जयपुर के अंदर जो बेराट सभ्यता विकसित हुई थी ये बाणगंगा नदी के किनारे पे ही विकसित हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जो बाणगंगा नदी है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर बहती है। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन में दिए गए सरकार द्वारा नियुक्ति, तालुका/ब्लॉक स्तर पर कार्य, ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्यरत या फिर जनता द्वारा निर्वाचित। देखिए जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है बीडीओ, उसकी नियुक्ति सरकार करती है, तो ऑप्शन वे करेक्ट है। तालुका/ब्लॉक स्तर पर कार्य, तो ये भी करेक्ट है। ब्लॉक प्रमुख के रूप में कार्यरत, ये भी करेक्ट है। जनता द्वारा नियुक्ति, तो ऑप्शन जो डी है ये गलत है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो नियुक्ति है वो सरकार द्वारा की जाती है, न कि जनता द्वारा निर्वाचित, तो ये में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक राज्य स्तरीय पशु मेले किस जिले के अंदर आयोजित होते हैं? ऑप्शन में दिए गए झालावाड़, नागौर, बाड़मेर या फिर हनुमानगढ़। देखिए जो राज्य स्तरीय पशु मेले हैं वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा नागौर के अंदर आयोजित होते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए पशु मेलों के बारे में हम कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। देखिए जो श्री मल्लीनाथ पशु मेला है ये तिलवाड़ा, बाड़मेर के अंदर लगता है, और ये सबसे पुराना पशु मेला है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। ये जो मेला है ये लूनी नदी के किनारे पे इसका आयोजन होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए अगर हम रामदेव जी के पशु मेले की बात करें तो ये नागौर के अंदर मानासर गांव के अंदर लगता है। वहीं अगर हम श्री तेजाजी पशु मेले की बात करें तो ये नागौर के अंदर परबतसर गांव के अंदर लगता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर कई बार ये भी पूछा जाता है कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो वो कौन सा है? तो वो श्री तेजाजी पशु मेला है,
जो कि परबतसर गांव नागौर के अंदर लगता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए नौहट हनुमानगढ़ के अंदर भी एक पशु मेला लगता है और उसका नाम है गोगामेडी पशु मेला, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अजमेर के अंदर पुष्कर के अंदर एक पशु मेला लगता है, तो उसको पुष्कर पशु मेले के नाम से जाना जाता है। ये सबसे रंगीन मेला है। इस मेले के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला भी इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा ऊंटों की बिक्री होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कई बार ये भी डायरेक्टली एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक ऊंटों की बिक्री कौन से पशु मेले के अंदर होती है, तो पुष्कर जो पशु मेला है उसके अंदर होती है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध असत्य है? ऑप्शन में दिए गए हैं गीदड़ नृत्य शेखावाटी, ढोल नृत्य जालोर, बमरसिया नृत्य बीकानेर या फिर डांडिया नृत्य मारवाड़। देखिए जो गीदड़ नृत्य है ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। देखिए जो गीदड़ नृत्य है ये होली के 10 दिन पहले पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर हम बमरसिया नृत्य की बात करें तो ये अलवर व भरतपुर क्षेत्र का नृत्य है और ये होली के अवसर पे किया जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए अगर हम डांडिया नृत्य की बात करें तो ये जोधपुर के अंदर किया जाता है और ये गुजरात का पुरुष प्रधान नृत्य है जिसके अंदर पुरुष अंगरखी पहनते हैं। और जो ढोल नृत्य है ये जालोर का प्रमुख नृत्य है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं फिर से। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है, बिल्कुल करेक्ट है। ढोल नृत्य जालोर का नृत्य है, ये भी करेक्ट है। बमरसिया नृत्य बीकानेर का है, तो ये गलत हो जाएगा। बमरसिया नृत्य है ये अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। और जो डांडिया नृत्य है वो मारवाड़ का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत बनाने के निर्देश देता है? ऑप्शंस में देंगे अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। देखिए सर्वप्रथम जो पंचायतों का उल्लेख मिलता है वो है भाग 4 के अनुच्छेद 40 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था है, इसको मूल संविधान के भाग 9 की अनुसूची 11 के अंदर इसको जोड़ा गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 243 के अंदर पंचायती राज का वर्णन किया गया है, ये भी डायरेक्टली कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो पंचायती राज है ये राज्य सूची का विषय है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। जो अनुच्छेद 40 है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत बनाने के निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक माने जाते हैं? द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ऑप्शन में दिए गए हैं महात्मा गांधी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या फिर लॉर्ड वेलेस्ले। देखिए जो लॉर्ड रिपन है इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक माना जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। देखिए इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पंचायती राज के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। और कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि सादिक अली समिति का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है ये पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका चुनावों का आयोजन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करता है? ऑप्शंस में दिए गए अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 243 के, अनुच्छेद 245 डी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नगर पालिका चुनाव का आयोजन करता है, पर्यवेक्षण करता है एवं नियंत्रण करता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? ऑप्शन में दिए गए पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायत है वो इनमें से किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जो ग्राम पंचायत होती है वो पीपल ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसी, उनके निर्वाचन क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है? ऑप्शन में देखे हैं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति। देखिए जो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसके अंदर सबसे ऊपर आता है जिला परिषद, उसके बाद आता है पंचायत समिति और उसके नीचे आता है ग्राम पंचायत। तो इनका जो सीक्वेंस है हमें ध्यान रखना है, सबसे ऊपर है जिला परिषद और सबसे नीचे है ग्राम पंचायत और बीच में आता है पंचायत समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की विधानसभा में कुल सदस्य हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं 200, 175, 210, 190। तो देख लेते हैं। देखिए राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा के अंदर कुल 200 सीटें हैं। लोकसभा की बात करें तो 25 सीटें हैं और राज्यसभा की बात करें तो 10 सीटें हैं। तो ये जो तीनों डेटा है हमें ध्यान रखना है। देखिए विधानसभा के अंदर इन 200 सीटों के अंदर अगर हम आरक्षित सीटों की बात करें तो वो कितनी है? 59 है और बाकी बची हुई 141 जो है अनारक्षित सीटें हैं। अगर लोकसभा की आरक्षित सीटों की बात करें तो 7 सीटें हैं जो आरक्षित हैं, बाकी बची हुई 18 सीटें अनारक्षित हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमें विधानसभा के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी पूर्व संध्या पर बाणगंगा मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन में दिए गए बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा। देखिए मेलों के बारे में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम जयपुर में लगने वाले, जयपुर जिले के अंदर लगने वाले कुछ फेमस मेलों के बारे में देख लेते हैं।
देखिए जो बाणगंगा का मेला है ये विराटनगर के अंदर आयोजित होता है इसका बैसाख पूर्णिमा को, तो ये में ध्यान रखना है। तीज के मेले की बात करें तो श्रावण शुक्ल तृतीया, गणगौर के मेले की बात करें तो चैत्र शुक्ल तृतीया, शीतला माता का मेला अगर इसकी हम बात करें तो ये चाक्षु के अंदर शील की डूंगरी पे इसका आयोजन होता है। चैत्र कृष्णाष्टमी को शीला देवी का मेला अगर इसकी हम बात करें तो आमेर के अंदर नवरात्रों के अंदर इसका आयोजन होता है। तो जितने भी जयपुर के मेले हैं, जयपुर जिले के जो मेले हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन के अंदर हमें बाणगंगा का मेला पूछा गया था, तो ये बैसाख पूर्णिमा को विराटनगर के अंदर इसका आयोजन होता है। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपिल मुनि का मेला कब आयोजित किया जाता है? ऑप्शंस में दिए गए बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या फिर कार्तिक पूर्णिमा। देखिए जो कपिल मुनि का मेला है ये कोलायत बीकानेर के अंदर इसका आयोजन होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को, यानी कि नवंबर के अंदर इसका आयोजन होता है कार्तिक मास की पूर्णिमा को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी है। देखिए जो बीकानेर का कोलायत है यहाँ पे कपिल मुनि ने तपस्या की थी, और जो कपिल मुनि का मेला है ये जांगल प्रदेश बीकानेर का सबसे बड़ा हिंदू सिख सद्भाव का मेला है। तो सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? ऑप्शंस में दिए जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर कोटा। देखिए जो राजस्थान हाईकोर्ट की जो मेन बेंच है वो जोधपुर के अंदर है, तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं। देखिए जो राजस्थान हाईकोर्ट है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 अगस्त 1949 को, तो ये हमें ध्यान रखना है। जोधपुर के अंदर इसकी मुख्य पीठ है। अगर उसकी खंडपीठ की बात करें तो वो जयपुर के अंदर है। देखिए हाई कोर्ट के जजेस की अगर हम मैंडेटरी एज ऑफ रिटायरमेंट की अगर हम बात करें तो वो 62 साल है। अगर राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर नंबर ऑफ जजेस की बात करें तो टोटल 50 जज हैं, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस हैं और बाकी 49 अन्य न्यायाधीश हैं। देखिए अगर हम राजस्थान हाई कोर्ट के करंटली जो चीफ जस्टिस हैं उनकी बात करें तो वो 37वें चीफ जस्टिस हैं। उनका नाम है इंद्रजीत महंती जी। ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और इससे पहले ये बॉम्बे हाई कोर्ट में थे। अगर राजस्थान के फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें तो वो थे कमलकांत वर्मा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक राजस्थान के अंदर कौन चीफ जस्टिस रहे तो उनका नाम है कैलाश वांचू जी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इंजीनियर्स वर्ल्ड के चैनल पर इस तरह की वीडियोस आते रहते हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कोई भी सजेशंस हो, आपके कोई भी क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं या डायरेक्टली आप ईमेल भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ एंड आंसर की पीडीएफ आपको हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।